आज की मोटिवेशनल कोटेशन। जिंदगी में ना यार दो इंसान ऐसे हैं, मतलब उन इंसानों के लिए अगर कोई जान भी दे देना तो वो भी ये बोला जाए कि वो भी कम है। वो दो इंसान कौन है बताओ वीडियो को पॉज करके। वो इंसान है हमारे माँ और बाप, यानी कि एक तरीके से हमारे माता पिता। तो एक तरीके से आप लोग खुद देखो यार, ये लोग जो हैं जिंदगी में, आप लोग उनकी तरफ को एक बार देखना, वो जिंदगी में उनकी खुशी आपकी खुशी के साथ में जुड़ जाती है। पिता जिसने तुम्हारी जीत के लिए बहुत कुछ हारा है, आप लोगों को बस अच्छी जिंदगी मिलती रहे, उसके लिए क्या नहीं करते हैं अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, माँ बाप। और माँ, आप लोग उसको तो मतलब एक तरीके से किसी चीज़ के साथ में कंपेयर ही नहीं कर सकते। माँ जिसको तुमने हर दुख में पुकारा है, कुछ भी जरा सी चोट लग जाए बोलता है ओई माँ, आता है ना याद एकदम जरा सी देर में, कुछ भी हो जाए तो मतलब मम्मी पापा याद आ जाते हैं। खासकर माँ तो इतनी याद आती है, क्योंकि रीज़न रहता है कि बच्चे माँ के पास में ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। पर ऐसा नहीं है कि माँ के साथ में कनेक्ट रहते हैं, माँ और बाप यानी कि मम्मी और पापा दोनों एक नेक्स्ट लेवल पर हमारी रेस्पेक्ट पाते हैं। एक सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहूँगा, आप लोग किसी इंसान के साथ में अगर रिलेशनशिप में है, उससे आप लोग एक दिन बात न करें तो उनके रूठने और मनाने स्टार्ट हो जाते हैं। उनको वो आपके ऊपर शक होने लगता है कि ये किसी और के साथ में तो रिलेशनशिप में नहीं चला गया। देखी होगी आप लोगों ने अक्सर बातें, कई सारे मेल आते हैं इंस्टाग्राम पे, कई सारे मैसेज आते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलती है, जहाँ इंसान का ट्रस्ट जो है वो वीक रहता है। मतलब 2 दिन बात नहीं करी तो तुमको लगने लगा कि इंसान जो है वो किसी और के साथ में चला गया। ये रियलिटी में आप लोगों को इस जिंदगी में देखने को मिलेगा, जिसको सोशल मीडिया की लाइफ आप लोग बोलते हो। उधर माता पिता को देखो आप लोग, उनके साथ में अगर 10-10 दिन भी आप लोग बात ना करो ना, और 11वें दिन आप लोग बात करोगे, आप लोगों को उसी लेवल का प्यार जो है वो नजर आएगा। आप लोगों को उसी लेवल की रिस्पेक्ट अपने मन से उनके लिए निकलती हुई आप लोग आएगी। कभी ये नहीं लगेगा कि माँ बाप जो है हमको छोड़कर ये इधर उधर किसी और माँ बाप को ढूंढने लगा है, ठीक है। तो यार ये आप लोगों को प्यार देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को किसी चीज़ के साथ में आप लोग धरती पर कंपेयर नहीं कर सकते। तो क्या उनकी जरा सी खुशी के लिए आप लोग अपनी ज़िंदगी में मेहनत कर कर अपनी लाइफ को आप लोग एक तरीके से सक्सेसफुल नहीं बना सकते? आपकी लाइफ सक्सेस होगी पर लेकिन खुशी से बुढ़ापा उनका बीतेगा, खुशी से बुढ़ापा उनका गुजरेगा। तो ये आप लोग समझिए। तो इसीलिए कहता हूँ यार, जिंदगी में कम से कम किसी के लिए करो या ना करो, उन्होंने आप लोगों को पैदा किया है, तो कम से कम उनका बुढ़ापा ऐसा जाए कि हाँ उनको लगे कि जिंदगी में कुछ और किया या नहीं किया है, इनको पैदा करके एक बड़ा अच्छा काम किया। तो यार ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जैसी भी कंडीशन क्यों ना हो, रिसोर्सेज की कितनी भी कमी क्यों ना हो, अगर आप लोग चाहो आज की डेट में तो अपने मुकाम को हासिल कर सकते हो। बस आप लोगों के अंदर जज्बा और जुनून होना चाहिए उसको अचीव करने का। वीडियो का एंड तो शानदार हो गई, पूरी एक टेस्ट सीरीज भी आप लोग यहाँ पर कवर हो जाएगी। इसी के साथ में जो फोकस देने वाला एरिया आप लोगों का है, बहुत ही शानदार आर्टिकल होंगे जो सुनकर आप लोगों का मजा आएगा। एक तो यहाँ पर डिस्कस करूंगा नेटो के बारे में, बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक आर्टिकल है बेसिकली ओपेक और ओपेक प्लस कंट्री के बारे में। इसी के साथ में एक और आर्टिकल है बहुत शानदार। इसी के साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों के एंड तक जो वोकेबलरी वाला इंपॉर्टेंट स्कीम वगैरह वो सारे सेक्शन ढंग से कवर करेंगे। तो जो पूरी वीडियो देखेगा वो बहुत ही कुछ सीख कर जाएगा। 1-1.5 घंटे में इतना कुछ कवर हो जाएगा आप लोगों का कि पूरे दिन आप लोगों को मोटिवेट रखेगा। तो इसलिए मॉर्निंग में ही निपटा लिया करो ताकि इवनिंग तक जो है मोटिवेशन बना रहे। इस आर्टिकल ने मार्केट के अंदर में धूम मचा रखी है। मतलब ये आर्टिकल इतना सेलिब्रेट किया जा रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा कि फिनलैंड ने नेटो ज्वाइन कर लिया भाई साहब, और मतलब देख तरीके से रसिया को नीचा दिखा दिया, रसिया की कमर तोड़ के रख दी। मतलब पूरा बवाल मचा रखा है। मतलब देख रहे हो आप लोग कंडीशन क्या हो गई यहाँ पर, बेचारा यूक्रेन जो है वो बर्बाद कर दिया इन्होंने यूरोपियन वाले लोगों ने। और यहाँ पर खेल किसके ऊपर रहे हैं, बता रहे हैं कि नेटो को ज्वाइन करा दिया फिनलैंड हम लोगों ने। मतलब एक तरीके से फिनलैंड ने नेटो ज्वाइन कर लिया। रसिया का मिलता हुआ बॉर्डर जो है वो यहाँ पर ज्वाइन हो गया, रसिया ने क्या उखाड़ लिया। तो फिनलैंड अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर फिनलैंड देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप लोग को रसिया नजर आएगा। ज्वाइन किया जाना था यूक्रेन के द्वारा, पर लेकिन यूक्रेन जो है वो बेचारा ज्वाइन नहीं कर पाया, तो उसकी वजह से नेक्स्ट लेवल का बवाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप लोग ये देखिए, ये सबसे खतरनाक चीज क्या है, रसिया और यूक्रेन की लड़ाई किस चीज के ऊपर हुई, वो इस चीज के ऊपर हुई क्योंकि रसिया ने यूक्रेन को बोला कि भाई देख तू मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, तू मेरा पार्ट हुआ करता था जब हम लोग यूएसएसआर हुआ करते थे। तो जब यहाँ पर सोवियत संघ जब यहाँ पर हुआ करता था तो यूक्रेन जो था वो पार्ट था किसका, बेसिकली रसिया का। आज के दिन में यूक्रेन जो है वो छोड़कर बाहर निकल गया था जब इसका विघटन हुआ। टोटल 15 देश जो हैं वो यूएसएसआर में से निकले थे, उसमें से रसिया भी एक था। तो उन 15 देशों में से एक यूक्रेन भी था। तो रसिया ने बोला देख यार तू मेरा भाई है, और ये जो नेटो वाले हैं ना ये बड़े ही बदतमीज लोग हैं, ये सही इंसान नहीं है। पर लेकिन यूक्रेन जो है वो इसकी माना नहीं, और यूक्रेन जो है वो अलग ही लेवल पर खेलना स्टार्ट कर दिया इनकी बातें मान मान कर। आज की डेट में यूक्रेन जो है वो बंजर बन चुका है, और ये सारे के सारे देश
जो बेसिकली यहाँ पर आज के डेट में यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, ये अगर एक छोटा सा काम कर देते तो आज के डेट में रसिया और यूक्रेन की लड़ाई ना हो रही होती। वो क्या था, स्टार्टिंग में ही या तो ये नेटो वाला बवाल न छेड़ते, पॉइंट नंबर 1, या फिर छेड़ना था तो स्टार्टिंग में ही रसिया का जो बेसिकली कुछ भी करता रहे रसिया, नेटो का पार्ट यूक्रेन को बना लेते। तो इसमें फुंडा क्या होता है, इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा नेटो में एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है कि इसमें एक आर्टिकल 5 है, उसके तहत यहां पर यह रहता है कि किसी भी अगर पर्टिकुलर पर्सन को आप लोगों ने हाथ लगा दिया, मतलब एक मेंबर को भी हाथ लगा दिया, तो इसका मतलब है कि सारे के सारे मेंबर जो हैं वो तुम्हारे ऊपर आकर चढ़ जाएंगे। वो बाहुबली वाला डायलॉग जो अक्सर मैं बोलता हूं कि अगर यहां पर देवसेना को किसी ने हाथ लगाया तो समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगा दिया। तो वो कंडीशन है यहां पर। तो 31 मेंबर आज के डेट में हो गए हैं, जैसे ही फिनलैंड यहां पर ऐड हुआ है। पर लेकिन मांगा किसी ने था, सबसे पहले जो बेचारा झेल रहा है वो अपने आप को बर्बाद कर चुका है इसका मेंबर बनने के चक्कर में, वो है यूक्रेन। तो यूक्रेन को ये पार्ट नहीं बना रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि यूक्रेन को पार्ट बनाएंगे तो रसिया का कहर झेलना पड़ेगा इनको। रसिया का प्रेसिडेंट पुतिन एक ऐसा इंसान है, वो इंसान जो है जो सामने है वही एक तरीके से आप लोगों को पीछे नजर आएगा। वो एक तरीके से प्योर हट का आदमी लगता है कभी कभी मुझे, बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप की जैसे, जैसा फेस पे है बंदा वैसे ही पीछे है, जो होता है मुंह में वो बक देता है, कुछ भी क्यों ना होता रहे बाद में। पर लेकिन अगर बात करेंगे यूएसए, ये इतना भाई साहब जो गोपनीय आदमी है ना, ये इंसान को अंदर अंदर से दीमक नहीं होती, अंदर अंदर से खाती है, ये वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें इसका पूरा साथ देता है यूके, पूरा साथ देता है यूरोपियन यूनियन, इसमें यूएसए का। आप लोग खुद सोचो यूक्रेन को किस तरीके से इन्होंने यूज कर लिया रसिया को बर्बाद करने के लिए, और यूक्रेन अपने आप भी बर्बाद हो गए यहाँ पर इस पूरे चक्कर में, और इसकी वजह से दुनिया बर्बाद हो रही है। दुनिया को खाना जो है वो ढंग से नहीं मिल पा रहा है भाई साहब, दुनिया को जो पेट्रोल डीजल के प्राइस जो है वो झेलने पड़ रहे हैं, महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, भूखमरी झेलनी पड़ रही है दुनिया को, और ये भाई साहब इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी मार्केट अच्छी खासी चल रही है भाई साहब, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो वाला कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं आज की डेट में। आप लोग देखोगे अपना इतना शानदार मटेरियल बेच रहे हैं जिसकी कुछ हद नहीं है, पूरी शानदार पीपीटी बना रहे हैं आज की डेट में ये लोगों को बहला बहला कर। अब खुद सोचो यूक्रेन के ऊपर लड़ाई हो गई, फिनलैंड बेचा सदमे में आ गया, जो कि मजे में जिंदगी जी रहा था कि कल को हो सकता है कि रसिया मेरे ऊपर भी अटैक कर दे। तो ये बिल्कुल ऐसे था, देखें एक तरीके से लोगों के अंदर में खौफ क्रिएट कर देना, उसकी वजह से चीजें एक आप लोग कोविड-19 के टाइम पे देखा कि मार्केट में खबर फैल गई कि नमक जो है वो खत्म होने वाला है, नमक खरीद लो भाई साहब। नमक के प्राइस 500 रुपए के पैकेट बेचे गए हैं, ठीक है, सुनार की दुकान पे मिलता कुछ और, दिन ऐसी चीजें चलती रहती पैकेट में पैक होकर। तो ये होता है डर का खौफ। कुछ दिनों बाद स्वीडन भी अप्लाई किए बैठा है, नॉर्वे भी यहीं पर आप लोगों को देखने को मिल सकता है जल्दी जल्दी चीजें सारी। तो ये सिचुएशन क्या हो रखी है यहाँ पर, सामने वाले को किसी को पीट दो, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा दूसरे वाला जो साइड में आकर खड़ा हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलती हैं, अक्सर आप लोगों को ये सारी चीजें सामने नजर आती हैं कि ये यही तो होती हैं चीजें जो अगर जिंदगी में आप लोग देखोगे, ठीक है। ये एक मेरे बेसिकली टीचर थे वो क्या कि अपना गांव में अगर दबदबा बनाना है ना तो क्या करो, जाओ गांव में बंदूक लेके और कोई से कुत्ता घूम रहा है सड़क पे, कुत्ते को गोली मार दो। भाई साहब दुनिया में कभी कोई तुमको टच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पागल इंसान है, कुत्ते को गोली मार दिया यार, हमारे साथ में कुछ कर सकता है, तो दूर होकर निकलेंगे लोग, आप लोग इसकी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये खौफ बनाकर रखना कभी कभी जरूरी हो जाता है। तो सिचुएशन यहाँ पर आप लोग देखो क्या कंडीशन आज के डेट में बन गई है, सामने वाला बर्बाद हो गया इसके प्यार में नेटो के, और ये है कि फिनलैंड को बेसिकली अपना प्यार लुटाए बैठे हैं, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन हो रखी है और इसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। यूक्रेन के दिल पे कितनी छुरियां चल रही होंगी इस चीज को लेकर कि भाई साहब हमारी बर्बादी के ऊपर जश्न बनाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो नेटो के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ये एक मिलिट्री अलायंस है जो कि 1949 में वॉशिंगटन ट्रीटी, याद रखिएगा, यूएसए है भाई साहब इसका पापा, इसने मिलकर बनाया सबको यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। इसका एक बेल्जियम के अंदर में जो ब्रसेल्स में है और एक मोन्स के अंदर में भी आप लोग यहाँ पर इसका अलाइड जो कमांड का हेडक्वार्टर है, वैसे याद रखिए बेल्जियम के अंदर ही है हेडक्वार्टर वगैरह सब, ठीक है। वॉशिंगटन ट्रीटी के थ्रू बनाया गया इसको यहाँ पर, ताकि सोवियत यूनियन जो कि उस टाइम पर एक ऐसा ग्रुप हुआ करता था जो हमेशा यूएसए के नाक में दम किए रखता था, तो उसको साइड में लगाने के लिए इसके द्वारा ये एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव के थ्रू यहाँ पर तैयार की गई। हालांकि मिलिट्री और पॉलिटिकल दोनों हो गए, क्योंकि ये आज की डेट में ठेका लिए बैठे हैं कि डेमोक्रेसी जो है उसको भी प्रमोट करना है, ठीक है, एक तरीके से। हालांकि खुद कुछ भी हरकतें कर ले पर सामने वाले को डेमोक्रेटिक कंट्री रखना है। आर्टिकल 5 है, इसमें पूरी जान डाले रखता है कि भाई साहब कोई कुछ भी करे तो बस तुम ये कर देना, बाकी हम देख लेंगे, ठीक है, ये वाली कंडीशन है। और ये कहीं ना कहीं ये सारे एक तरीके से वेस्टर्न यूरोप अंडर रहते हैं न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंदर में ऑफ यूएसए, कि कोई भी करेगा कुछ भी करेगा तो मुझे बोल देना बस, फिर मैं देख लूंगा, तुम नेटो का पार्ट बन जाओ एक बार। तो ये कंडीशन है, यहाँ पर एक ट्रीटी हो जाती है इनकी। तो यूक्रेन इसीलिए चाह रहा था कि कल को रसिया जो है मेरा कोई भी पोर्शन न ले सके, मैं इसका पार्ट बन जाऊं बस एक बार, और फिर देखो आप लोग सिचुएशन क्या चल रही है।
तो इसीलिए कहते हैं कि दूसरे के चढ़ाए में आप लोगों को कभी भी चने के झाड़ पे नहीं चढ़ना चाहिए, वरना कंडीशन आप लोगों के सामने, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप लोग बस एग्जाम के लिए इस टॉपिक को तैयार कर लो। यूक्रेन की खस्ता हालत आप लोग देख ही चुके हो। कभी भी किसी के बोलने पर कोई भी ऐसा काम मत करो जो कि आप लोगों को बेसिकली सोचो कि सामने वाला ये काम करने के लिए बोल क्यों रहा है। इसका रसिया का बेसिकली बर्बादी हो रही है यहाँ पर, और यूक्रेन के थ्रू जो यूरोपियन यूनियन है और जो यूएसए है वह सब धड़ल्ले से हथियार बेच रहे हैं। यकीन नहीं मानोगे, मैंने बोला आप लोगों को यहाँ पर अभी कि कितना हथियार बेच रहे हैं। दुनिया में 40% हथियार अकेला यूएस से बेच रहा है आज की डेट में। तो जो इंसान कट्टों का व्यापार करता है, मूवी नहीं देखी क्या मुन्ना कट्टों के व्यापार कर रहे हैं मुन्ना भाई, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर एक तरीके से जब कट्टों का व्यापार चल रहा है भैया का, तो वो तो चाहेंगे कि 2,000 जगह लड़ाई होती रहनी चाहिए, लड़ाई होगी तभी कट्टे बेचे जाएंगे मार्केट में, तभी खूब बनेगा लोगों के अंदर में। तो यूएसए वही कट्टे का व्यापारी है, ये समझ लेना आप लोग। इससे समझो आप लोग ये सिचुएशन क्या चलती है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ चाहिए। कोई भिड़ा है ना, समझो कि वैसा उसका क्या फायदा हो रहा है, पहले ये देख लो एक बार, बाद में भिड़ना आपका क्या फायदा हो रहा है वो बाद में देखना, पहले उसका देख लो क्योंकि वो क्यों हरकतें कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक है ये, किसी भी चीज को इस तरीके से समझो कि आप लोगों को पता रहे कि मार्केट में चल क्या रहा है। जब तक वो चीजें समझ में नहीं आएगी, पकड़ में नहीं आएगी, तब तक तो घूमते रहोगे यार, हाँ ठीक है चल रही है, हो रही है चीजें। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताना और फीडबैक जरूर देना जैसा भी आप लोगों को लगता है, ठीक है। मतलब लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं, कोई कॉस्ट नहीं लगती उसकी, जैसे मैंने बोला था, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे, सब्सक्राइब जैसे करेंगे आप लोग तो उससे आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा, ओके। अच्छा, इंपॉर्टेंट डे आप लोगों का रह गया। आज का जो इंपॉर्टेंट डे है वो आप लोगों के सामने ये है, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर द डेवलपमेंट एंड पीस। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती थी तो सॉल्यूशन क्रिकेट निकल कर आता था कि दोनों के बीच में क्रिकेट का मैच करा देते हैं भाई साहब, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्रिकेट जो होता है वो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं बहुत ही पीस का भी काम करता है, शांति बनाए रखने का। और डेवलपमेंट तो आप लोगों को पता ही है, जहां जहां पर भी कोई वर्ल्ड कप होता है, जैसे अभी फीफा वर्ल्ड कप आप लोगों को देखने को मिला, कहां पर लास्ट वाला बताइए, और नेक्स्ट वाला कहां पर होगा, तो वहां पर इतना डेवलपमेंट हुआ जिसकी कुछ हद नहीं है भाई साहब। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं हमारे देश के अंदर में G20 की मीटिंग हो रही है, उसकी वजह से बहुत सारे डेवलपमेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने लगते हैं। तो यहाँ से आप लोग अंदाजा लगाइए कि कितना ज़्यादा डेवलपमेंट और पीस का काम होता है। बहुत सारे लोगों को तो एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। कोई ना कोई गेम आप लोगों की ज़िंदगी का पार्ट जरूर होना चाहिए। 6 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है ये पर्टिकुलर डे, ताकि इससे फायदा क्या होता है, आप लोग हष्टपुष्ट भी रहते हो। कोई भी अगर प्लेयर है उसको आप लोगों को शायद ही बीमार देखोगे, तो जिंदगी में आप लोग की अगर गेम एक बार को आ गया तो लाइफ आप लोग की इंप्रूव होती नजर आएगी। तो एजुकेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, हेल्दी लाइफ स्टाइल, पीसफुल वर्ल्ड, ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसके चलते ऐसा डे सेलिब्रेट करना बनता है। स्कोरिंग फॉर द पीपल एंड द प्लानट, तो ये बेसिकली फोकस है यहाँ पर कि एक तरीके से दुनिया और अपने जो ग्रह पर फोकस करना है, इसको सुधारना है, ये पूरा टारगेट यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, कोई कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए आप लोगों के मन में। और एक और छोटी सी बात, एप्लीकेशन के ऊपर जो आप लोगों की क्लास थी वो अपडेट कर दी थी यार मैंने, वो थोड़ा गलती हो गई थी उसमें, जो कंप्यूटर वाली क्लास थी, फिर से जाकर आप लोग उसको देख लेना, वो पूरी जो है अपडेट कर दी थी 2 घंटे बाद ही, ठीक है। तो सॉरी यार, उसकी वजह से जो गलती हो गई थी। तो अभी आप लोग उस क्लास को अच्छे से देख सकते हैं, पूरी कंप्लीट ढंग से क्लास आप लोगों को दूसरे वाली दिखाई दे जाएगी, जिसमें अच्छे से आप लोग चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। और आज जो है थोड़ा सा आप लोगों को अपना टाइट शेड्यूल करना पड़ेगा। आज आप लोगों की जो है लगभग 6 क्लासेस आज आप लोगों की लग सकती हैं, ठीक है। तो 6 क्लास लग सकती हैं, तो उसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना, क्योंकि सिलेबस जो है वो टारगेट है कि जून तक आप लोगों को कंप्लीट करा दिया जाए, ताकि बाद में आप लोग प्रैक्टिस करने का टाइम आप लोगों के पास में बच जाए, ठीक है। तो देखो पेपर कब होगा अभी डेट तो नहीं है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा अच्छे से अभी चीज़ों को लेकर चलते रहो। जितनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा उतना ही अच्छे से आप लोगों को प्रैक्टिस करने का टाइम मिल जाएगा फिर, ठीक है। तो इसलिए 6 क्लासेस हो सकता है बीच बीच में, मतलब 6 क्लासेस भी आप लोगों की लगे, 5-6 क्लासेस, तो थोड़ा सा उसको मैनेज करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप लोग कवर कर लीजिए और रिवीजन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखिए। जब भी कोई नेक्स्ट क्लास में आया करे पुराने वाले का रिवीजन कर लिया करो, ओके। दोस्तों कई बार राजा को रंक और रंक को राजा बनने में बहुत ही कम समय लगता है, और ये डिपेंड करता है कि ऊपर वाला क्या करना चाह रहा है। आज की डेट में जो दुनिया को तेल बांट रहे हैं, और आज की डेट में जो दुनिया में सबसे अमीर देश कहलाते हैं, जिनको आप लोग नॉर्मली ओपेक कंट्री बोलते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, दुनिया भर का तेल का भंडार आज की डेट में इनके पास में। ये सारे के सारे देश जो हैं, एक टाइम पर इनकी खस्ता हालत थी, कोई इनको पूछा भी नहीं करता था, पर आज की डेट में इनके पास में जो रिसोर्सेज मिले हैं, ये जो रिसोर्सेज हैं इसके बेस पर ये दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखते हैं कहीं ना कहीं, आप लोग ऐसा बोल सकते हो।
जब चाहे ये एनर्जी का भाव बढ़ाते हैं, जब चाहे एनर्जी का भाव गिराते हैं। और इसकी वजह से हमारे जैसे देश जो कि इनके ऊपर बहुत डिपेंडेंट रहते हैं, उनकी खस्ता हालत होती हुई नजर आती है बार बार, क्योंकि इनको तो पैसे से मतलब है और उसी हिसाब से ये अपनी चीज़ों को ऊपर नीचे करते रहते हैं। दुनिया में जब भी आप लोगों को अगर बात करो किसी चीज़ का रेट डिसाइड करना है, तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? मार्केट में उस चीज़ की कमी कर दो, उसका रेट जो है वो अपने आप बढ़ जाएगा। यही खेल इनके द्वारा खेला जाता है। कई बार जब इनको लगता है कि तेल का भाव मार्केट में बढ़ाना है, ये क्या करते हैं, ये कर देते हैं उसमें कटौती, कि अब जो है आउटपुट कट हो जाएगा और फिर यहाँ पर क्या होगा, उसका भाव बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। यानी मार्केट में गए आप लोग टमाटर लेने, एक ठेली पर ही टमाटर रखे हैं और कहीं नहीं टमाटर रखे हैं, भाई साहब वो ऐसे बात करेगा जैसे सोना बेच रहा हो, ठीक है। कंडीशन देखना उसकी। यही काम यहाँ पर ओपेक कंट्री करते हैं। तो यहाँ पर जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल इशू के साथ में आप लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक को कनेक्ट कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया और उसके जो भी ओपेक और ओपेक प्लस जो कंट्री हैं, वो मिलकर अभी यहाँ पर ये धंधा जो है बेसिकली फिर से स्टार्ट कर दिए हैं कि हम लोग जो है तेल का भाव जो है वो बढ़ाएंगे। इसके चलते काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो इसके बेसिकली बहुत सारी बेसिक चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बहुत सारे पूछे गए अभी लास्ट ईयर, आप लोगों ने देखे होंगे। तो आगे भी ऐसे क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं। सबसे पहले तो एक कन्फ्यूज़न जो कई सारे बच्चों के माइंड में रहता है कि एक तो साइड में लिखा है ओपेक, यानी कि OPEC, ठीक है, और दूसरी साइड में लिख दिया है कि ओपेक के सामने हम लोगों ने ओपेक प्लस भी लगा दिया है। तो मतलब क्या हो गया, ये चिट्टी है और ये चिट्टी 2.0 है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, दोनों अलग अलग तरीके के नुमाइंदे हैं। ओपेक देश एक पर्टिकुलर समूह है जो कि इस्टेब्लिश किया गया था यहाँ पर 1960 के अंदर में, जैसे इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुला, ये फाउंडिंग मेंबर थे। फिर इसके बाद में चीज़ें आगे बढ़ती चली गई और ये जो है इसके अंदर कई सारे देश आ गए। तो लगभग 13 के करीब कंट्री आप लोगों को ओपेक के अंदर में देखने को मिलेगी आज की डेट में, जैसे अल्जीरिया, अंगोला, कोंगो, इक्वेटोरियल गुनी, यहाँ पर ये है गबन, इराक, ईरान, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वेनेजुला। ये वो कंट्री हो गए जो आप लोगों को आज के डेट में किस में देखने को मिलते हैं, ये आप लोगों को देखने को मिलते हैं बेसिकली जिनको आप लोग बोलते हैं कोई जो ओपेक कंट्री, ठीक है, यानी कि ये तेल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। जब तक यहाँ पर तेल प्रोड्यूसिंग कंट्री इनको खिताब मिला रहा तब तक सही था, पर लेकिन ऐसी थोड़ी ना है। आज की डेट में अगर बात करें, तेल कहीं भी निकल सकता है। कल को दूसरी जगह तेल निकल गया, पता चला कल को हमारे यहाँ पर पूरा जम्मू एंड कश्मीर में तेल ही तेल निकल गया, पूरा केरला के अंदर में तेल ही तेल निकल गया। तो कल को चलकर तेल हम भी मार्केट में बेचेंगे ले जाकर, हमारे पास ही पावर होगी, भाई साहब हम भी अब तेल के बादशाह हैं। तो जब हम लोग यहाँ पर ऐसा कुछ बात करेंगे तो क्या होगा, ऐसा कुछ होगा कि मार्केट में जब तेल बेचने जाएंगे तो हमारा भी इम्पैक्ट होगा मार्केट में कि हम किस भाव में बेच रहे हैं। तो ये जो ऑलरेडी बेचने वाले लोग थे, इनको लगा कि यार ये तो तेल बेचने, अब ये भी निकल गया, पता चला हम बेच रहे हैं यहाँ पर तेल 500 रुपये लीटर और ये बेच रहा है कि यहाँ पर 50 रुपये लीटर, तो सब इसी से खरीदेंगे, हमारा तो तेल कोई खरीदेगा ही नहीं। तो इन्होंने क्या बोला कि यार ठीक है हम ओपेक इन्होंने क्या बोला कि हाँ ठीक है हम ओपेक कंट्री हैं, हम तुमको अपना प्लस मेंबर बना लेते हैं, यानी कि तुमको हम लोग ओपेक प्लस बोल देते हैं, तुम भी यार आओ भारत हमारे साथ में और मिलकर डिसाइड करेंगे कि मार्केट में भाव क्या होना चाहिए। तो जो ओपेक प्लस देश हैं, ये वो देश हैं जहां पर तेल बाद में निकला, यानी कि पहले ऑलरेडी यहाँ पर तेल निकल चुका था, इसके बाद में जहां जहां पर कई जगह और ज़्यादा तेल देखने को मिला, जैसे अजरबैजान हो गया, बहरीन हो गया, इसमें रसिया देखने को मिलेगा, ओमान, साउथ सुडान, ये बहुत सारे देश आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जिसको आगे चल के ओपेक प्लस कंट्री बोल दिया। तो जो ओपेक और ओपेक प्लस कंट्री हैं, अब ये मिलकर डिसाइड करते हैं कि दुनिया में तेल का भाव क्या होगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। पहले यहाँ पर एक कतर नाम का देश भी रहा करता था, पर लेकिन उसकी कुछ बनी नहीं यहाँ पर सऊदी अरेबिया वगैरह के साथ में। तो 2019 में उसने बोला कि टाटा बाय बाय सी यू टुमारो, वो निकल गया। तो ये क्वेश्चन भी कई बार यहाँ पर पूछा गया था। तो ये जो ग्रुप है आज की डेट में जो बना बैठा है एक तरीके से मसीहा तेल का, ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ कहाँ पर तेल का प्राइस जो है वो क्या रहना चाहिए, और इसके बेस पर दुनिया की इकोनॉमी पर भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ काफ़ी हद तक नजर आता है। तो इसलिए जब भी यहाँ पर न्यूज़ में आए कि यार ये ओपेक और ओपेक प्लस क्या है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इनका बेसिक पर्पज ये है कि कैसे मिलकर कोऑर्डिनेट कर हम लोगों को पेट्रोल से रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं वो बनानी है। और ऐसा नहीं कि ये हमेशा ये चाहते हैं कि प्राइस हमेशा ऊपर उठा रहे, क्योंकि अगर प्राइस ज़्यादा ऊपर उठा रहेगा तो फिर भी नुकसान है, उसका भी आप लोगों को नुकसान देखने को मिलेगा। रीज़न क्या है आप लोग खुद सोचो। आज की डेट में मार्केट में अगर एक साइड में है कॉफ़ी और एक साइड में है चाय,
अगर कॉफ़ी का प्राइस जो है वो मार्केट में हाई रहेगा तो लोगों की बेसिकली आदत छूटनी स्टार्ट हो जाएगी कॉफ़ी पीने के लिए, लोग चाय पे शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसा कुछ आप लोग देख सकते हैं। यानी कि आज की डेट में अगर सोचो कि टमाटर का प्राइस जो है आप लोगों ने बढ़ाकर बहुत ही हाई कर दिया है, तो लोग क्या करेंगे, टमाटर का एक तरीके से यूज़ करना कम कर देंगे। पहले 5 टमाटर का छोंका अगर लग रहा था सब्जी में, अब जो है 3 टमाटर का छोंका लगना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर 2 का छोंका लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं चीज़ों को। तो लोग जो है चीज़ों को ऑल्टरनेटिव ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। ये देश अगर दुनिया भर का प्राइस हाई रखेंगे तो कल को क्या होगा, लोग जो है सोलर एनर्जी, लोग जो है विंड एनर्जी, लोग जो है बैटरी वाले सिस्टम, उनके ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों ये बिल्कुल ऐसे ही है यार, जैसे रसिया और यूक्रेन का जो महासंग्राम चल रहा था उसके बीच में हुआ क्या, यूरोप को एनर्जी की रिक्वायरमेंट खल गई बहुत ज़्यादा है। इनको लगा यार हम तो मर जाएंगे सर्दी में, तो इन्होंने ऑल्टरनेटिव खोजने स्टार्ट कर दिए। और ये तो कहावत आप लोगों ने सुनी है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, इनके द्वारा रेत से बनाने वाली बैटरी, मतलब रेत से बैटरी बना डाली जो कि एक तरीके से एनर्जी को स्टोर करेगी। सोच रहे हैं आप लोग, इसलिए कहते हैं कि जब जिंदगी में समस्या आया करे ना, उस टाइम पर थोड़ा सा बेसिकली बस एक काम करना सीख जाओ कि अपने आप को कंट्रोल कैसे करना है, थोड़ा सा अपने आप को शांत कैसे रखना है। इतने बेहतरीन आइडिया आप लोगों का दिमाग आप लोगों को देना स्टार्ट करेगा ना, आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि ये पूरा साइंटिस्ट आपके अंदर आया कहाँ से। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये जो कंट्री है आज की डेट में, ये जिसको आप लोग यहाँ पर ओपेक और ओपेक प्लस कंट्री बोलते हैं, ये ऑयल मार्केट के बादशाह हैं। और कई बार ये क्या करते हैं, कार्टेलाइजेशन, एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा कार्टेलाइजेशन, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। बेसिकली इसका मतलब क्या है मैं आप लोगों को वो समझाता हूं। इससे ज़्यादा बेहतरीन पिक्चर नहीं है कार्टेलाइजेशन को समझाने के लिए कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। यानी कि मार्केट में दो ब्रांड हैं मार्केट में आज के डेट में, इनके अलावा कोई नहीं और मार्केट में। अब इन दोनों ब्रांड ने क्या किया, इन्होंने डिसाइड किया कि हमारा जो प्रोडक्ट है, मान लीजिए ये मार्केट के अंदर में एप्पल बेच रहे हैं, दोनों के दोनों ब्रांड, ये हो गया ब्रांड ए का एप्पल और ये हो गया ब्रांड बी का एप्पल। अब इन दोनों ने क्या किया कि भाई साहब एप्पल का प्राइस जो है वो 1000 रुपये पर केजी होगा, यानी कि इससे नीचे जो है हम लोग एप्पल जो है वो बेचेंगे ही नहीं। ये दोनों ने डिसाइड कर लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि मार्केट में दिख तो रहा है कि दो लोग हैं, पर लेकिन दोनों ने ये बोला कि भाई साहब 1000 रुपये से नीचे नहीं देंगे, चाहे तुमसे खरीदे चाहे हमसे खरीदे। तो ये लोगों को तो पता नहीं है कि क्या पंगा चल रहा है, इन्होंने नीचे हाथ मिला रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नुकसान इनको ही होता है। मान लीजिए इसने बेचा 900, इसने बेचा 800, इसने बेचा 500, इसने बेचा 400। तो ये कंपटीशन में जब आते हैं ना, तो इसकी वजह से इनको नुकसान होता है। पर लेकिन जो जनता जनार्दन है, मेरे जैसे आपके जैसे जो लोग हैं जो यहाँ पर फल फ्रूट्स खाते हैं, उनको बेसिकली इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। पर लेकिन जब ये कार्टेलाइजेशन हो जाता है मार्केट के अंदर में, क्या करते हैं, जब हाथ मिला लेते हैं कई सारे ऐसे ठेली वाले रेडी वाले, तो बोलेंगे किसी से भी खरीदे भाई साहब, भाव मत गिरा देना यार, ठीक है। तो इसकी वजह से जनता को नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। तो कई बार जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं ये भी ऐसा ही कार्टेलाइजेशन करती हैं और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो इसका मतलब होता है कि एक तरीके से जुगलबंदी कर ली आपस में और अब इस तरीके से अपने काम को लेकर चल रहे हैं। तो इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है कि ये एक तरीके से गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि ये कंपटीशन को किल करने वाली चीज हो गई यहाँ पर। यानी कि कंपटीशन रह नहीं गया, अब तो यहाँ पर कहानी खत्म हो गई कंपटीशन की। तो इस प्रैक्टिस को एक तरीके से गलत इलीगल प्रैक्टिस बताया जाता है, पर लेकिन इसका अक्सर पता चल नहीं पाता है। अंदर ही अंदर बात चल रही है कि कौन जाकर देख रहा है कि जमीन के अंदर में क्या हो रखा है यहाँ पर। वो तो बोल रहे हैं कि हाँ हम तो इतना बेचेंगे, जिसको जो बेचना है बेच लो। तो ये कई बार एक नेगेटिव इंपैक्ट भी यहाँ पर डालती हुई नजर आती है, क्योंकि बेसिकली मार्केट में जियो है, एयरटेल है, इसीलिए इंटरनेट का प्राइस जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है। और लेकिन दोनों ने बैठकर डिसाइड किया कि भाई साहब कुछ भी हो जाए, इससे नीचे इंटरनेट का प्राइस जाने नहीं देना है। तो फिर क्या दिक्कत होगी, तो समझ सकते हैं आप लोग ये सारी चीजें बहुत अच्छे से। तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री यहाँ पर यही काम कर रही है। और आज की डेट में 40% जो वर्ल्ड का क्रूड ऑयल है और 80% जो ग्लोबल ऑयल रिजर्व है, वो आज की डेट में ये देश आप लोगों को लेते हुए नजर आएंगे। हर महीने मिलते हैं यहाँ पर, ये डिसाइड करते हैं कि यार चीज़ों को कैसे लेकर चलना है, आगे किस तरीके से चलना है। तो ये कई बार इसीलिए कार्टेल भी बना लेते हैं, तो बोलते हैं कि किस तरीके से डिसाइड करेंगे। तो ये दिक्कत देखने को यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए, इसके बारे में पूछा जा सकता है कभी भी। तो ओपेक कंट्री क्या है, ये सारी ओपेक प्लस कंट्री क्या है और किस तरीके से ये मिलकर काम करती हैं, एक तरीके से दुनिया को कैसे ये चूना लगाते हैं, ये सारी की सारी बातें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा। अभी कई सारी आप लोगों को चीजें और देखने को मिल रही हैं, जैसे मेजर इंपैक्ट ऑफ जो वॉलेंट्री कट इन द ऑयल प्रोडक्शन, उसका क्या होता है, इंपैक्ट ऑन यूएसए।
तो यूएसए क्या होता है, एक तरीके से इस चीज को कई तरीके से लेता है। एक तो यूएसए जो है उसको इंक्रीज करना पड़ता है ऑयल का प्रोडक्शन। कल को सऊदी अरेबिया ने कम कर दिया, रसिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, यूएसए जो है उसमें कूदा पड़ रहा है कि हाँ भाई साहब लड़ाई को कंट्रोल करेंगे, पर लेकिन लड़ाई कंट्रोल होनी रही है, और हथियार बेचे जा रहे हैं, वहां पर लड़ाई और बढ़ती जा रही है। तो यूएसए को क्या करना पड़ता है, यूएसए को यहाँ पर कोशिश करनी पड़ती है कि भाई साहब प्रोडक्शन बढ़ा दें, वरना इसके ऊपर जूते लगेंगे, सब बोलेंगे कि ये क्या हो रहा है। आप लोगों ने देखा ना कि पिछले दिनों ये सऊदी अरेबिया से मिलने पहुंचे थे, जो यहाँ पर इनके प्रेसिडेंट साहब है यूएसए के, जो बाइडन साहब, पर सऊदी अरेबिया ने घास नहीं डाली इनको, और आज की डेट में चाइना की गोद में जाकर बैठ गया। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर कि आज की डेट में जो बेसिकली सऊदी अरेबिया है वो चाइना की उंगलियों पर थिरकता हुआ, पोल डांस करता हुआ नजर आ रहा है। सऊदी अरेबिया ने ईरान के साथ में हाथ मिला ली भाई साहब, जो एक दूसरे का गला काट कर उसका खून भी जमीन पर न गिरने दे, उनकी ऐसी दुश्मनी थी। अगर बात करें तो अभी यहाँ पर वो इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो एशियन नेटो को ज्वाइन करने जा रहा है। एशियन नेटो क्या है यहाँ पर आप लोग बताइए, जिसको बोलते हैं संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो रसिया जो, अगर यहाँ पर तेल का प्राइस कुछ ऐसा होता है तो यहाँ पर बहुत सारे इंपैक्ट पड़ते हैं दुनिया में, ये यहाँ पर इस स्लाइड में बताया गया है। इसीलिए यहाँ पर जब यूएसए के बारे में बात करते हैं वो दुनिया को कहता है कि भाई साहब प्रोडक्शन इंक्रीज करो तभी तो प्राइस कंट्रोल रहेगा, पर उसकी सुनेगा कौन ठीक है, उसकी कोई नहीं सुनता है। आज की डेट में तो वो एक ऐसा सिपाही हो गया है जो बस हाथ हिलाता रहता है, पर लेकिन ट्रैफिक में कोई रुकता नहीं है, सब अपनी गाड़ी निकाल कर ले जाते हैं। जो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा, उनको अपना इंपोर्ट कम करना पड़ेगा क्योंकि प्राइस बढ़ गया है, चीज़ों को कंस्ट्रेन करना पड़ेगा। सेम सिचुएशन हमारे देश की है। हम अपने देश में 85% क्रूड ऑयल कच्चा तेल और लगभग आप लोगों को 50 से 55% जो गैस होती है हम लोग बाहर से लेकर आते हैं। अगर इसका प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि एक तरीके से प्रोडक्शन अगर ये डिक्रीज कर देते हैं, मार्केट में तेल की कमी आ जाती है, तो हमारा इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। यानी कि एप्पल अगर कश्मीर में कोई खा रहा है और वही सेम एप्पल किसी को खाने हैं यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर में, अदानी के हो चाहे अंबानी के हो, एप्पल होने चाहिए, ठीक है ब्रांडिंग किसी की भी लगी हो, वो पर्टिकुलर एप्पल जब तमिलनाडु में पहुंचेंगे तो वो पहुंचेंगे किसी पर्टिकुलर गाड़ी के थ्रू जो तेल यूज करेगी। अब वो तेल का खर्चा कौन देगा, वो देंगे वो लोग जो खाएंगे उस एप्पल को, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, बेसिकली हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो होता है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, फिस्कल डेफिसिट जो होता है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कहने का क्या है, एक तरीके से हमारी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था जो है वो डामाडोल होने लगती है, हमारी रुपये की वैल्यू जो है वो कम होने लगती है काफ़ी लार्ज स्केल पर। और ये एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, ये देखने में बड़ा आसान लग रहा है पर लेकिन ये ओवरऑल जो इंपैक्ट डालता है वो काफ़ी खतरनाक लेवल का है। इवन स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट भी हर्ट होने लगते हैं जब रुपये की वैल्यू डिक्रीज होने लगती है। तो इसके चलते कई बार क्रेडिट रेटिंग तक जो नीचे आने लगती है। तो इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो यहाँ पर देखने लगती है कैसे कैसे क्या काम चल रहा है। फॉर एवरी 10 बैरल इंक्रीज अगर होता है तो इंडियन क्रूड ऑयल मार्केट में करंट अकाउंट डेफिसिट किस तरीके से हो रहा है, जीडीपी पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, वो सारा का सारा खाका निकाल कर यहाँ पर सामने आ जाता है। फिर यानी कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना इतना खतरनाक हो सकता है, वो कहीं ना कहीं हमको दिखाता है हम लोग जब क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंट रहते हैं। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जब हम लोग यहाँ पर फोकस कर रहे हैं सोलर एनर्जी पर, विंड एनर्जी के ऊपर, बैटरी से बनाने वाली गाड़ियों के ऊपर, ये जो देश है ना जो यहाँ पर तेल बेचकर अपना कार्टिलाइजेशन बनाकर बैठे हुए हैं, भाई साहब इनके पसीने छूटने स्टार्ट हो जाते हैं कि इतना बड़ा एक तरीके से उन्हें एक तरीके से ग्राहक जो है वो हाथ से निकल जाएगा, मोटा ग्राहक। तो ये आप लोगों को कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो बड़ी ही बेसिक सी ये चीज़ है, हमारे लिए फ़ायदेमंद क्या है अगर आप लोग बात करें तो हमको डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए कहीं ना कहीं। इसलिए गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर फोकस करते चल रही है, क्योंकि इन देशों के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम होगी। किसी देश के ऊपर बात कर लो चाहे किसी इंसान के ऊपर बात कर लो, जब तक आप लोग डिपेंडेंट रहोगे वो कभी भी, अगर उसकी मनसा गलत होगी, कभी भी आप लोग का गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो इसलिए किसी रिलेशनशिप में भी आप लोग जाते हो ना यार, सामने वाले को इतना हक मत दो कि वो आप लोगों को बर्बाद कर सके। रिलेशनशिप में रहो एक म्यूचुअल बेनिफिट में, एक दूसरे को सपोर्ट कर सको, एक दूसरे को सही डायरेक्शन दिखा सको, पर ऐसा मत कर लो कि सामने वाले की हाथ की कठपुतली बन जाओ और वो आप लोगों को जैसे चाहे वैसे नचा सके। इसका मतलब है कि आप लोग गर्त में जाना स्टार्ट हो गए हो, इसका मतलब है कि आप लोग अपना खुद का कब्र खोदना स्टार्ट कर चुके हो। अगर किसी ऐसी कंडीशन में आप लोग पड़ जाते हो तो कोशिश करो कि इन सब चीज़ों को बैलेंस बनाना सीखो। अगर बैलेंस नहीं होगा तो वहाँ से बाहर निकल जाओ। कभी भी ऐसे रिलेशनशिप में मत रहो जो कि आप लोगों का डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि यही एज है। 2-4 साल अगर यही मैटर चलता रहा फिर कोई पूछेगा भी नहीं कि तुम कहाँ पड़े हुए हो। सामने वाला किसी और के साथ में लाइफ को एंजॉय कर रहा होगा और तुम अपनी ज़िंदगी कोस रहे होगे उस टाइम पर। तो डिपेंडेंसी कम करो ज़िंदगी में, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो कुछ बातें आगे देखता हूँ। ये आर्टिकल कैसे सुना कि कितना अच्छे सुना,
कार्टेलाइजेशन का प्रोसीजर हम लोगों ने समझ लिया, ओपेक ओपेक प्लस कंट्री के बारे में हम लोगों ने जान लिया, किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलती है और दुनिया में कितना ये बेसिकली प्रोवाइड कराती हैं चीज़ें, इंडिया पर इसका क्या इंपैक्ट होता है। ये बहुत जरूरी पॉइंट होता है अगर कोई भी आप लोग टॉपिक की तैयारी करो, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो चाहे इंटरव्यू हो, हर जगह आप लोगों को यहाँ पर फायदा पहुंचाएगा। तो ये हर तरीके से। आइए अब आप लोगों की प्रीलिम्स की तैयारी कराते हैं, देखता हूं कौन क्वेश्चन का आंसर सही देता है। इंक्रीज इन द क्रूड ऑयल प्राइस इंपैक्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कच्चे तेल का भाव जैसे ही मार्केट में बढ़ता है तो किस किस पर इंपैक्ट पड़ता है। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है, रुपये की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, स्टॉक मार्केट में बवाल हो जाता है और फिजिकल डेफिसिट यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट जो सॉरी सही आंसर क्या है ये बताना है। ए में बोला गया है 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है ओपेक के बारे में। ये एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्टैब्लिश किया गया था 1960 में। ऑल फाउंडिंग मेंबर जो हैं वो आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेंगे मिडिल ईस्ट के मेंबर हैं। करंटली जो जीसीसी है मेंबर हैं वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, पार्ट है उसके किसके, ओपेक के। इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं ताकि आप लोग चीज़ों को समझ पाओ। पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ठीक है, तो अटेम्प्ट कर लो आप लोग पहले अच्छे से। पहले का आंसर आप लोगों को बी देखने को मिलेगा, क्योंकि करंट अकाउंट के बारे में बात की जा रही है, ना कि कैपिटल की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो कैपिटल क्रिएट करना यानी कि आप लोग कुछ ऐसा सामान लेकर आए जिस तरीके से आप लोग उससे पैसा कमाने लगे, मशीन वगैरह लेकर आए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बारे में आप लोगों को बढ़ाया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया। फर्स्ट गलत है, बाकी सब सही है। यहाँ पर क्या होगा, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो बेसिकली आंसर है ऑल फाउंडिंग मेंबर आर फ्रॉम द मिडिल ईस्ट। इस तरीके की स्टेटमेंट ना जैसे भी आए आप लोग थोड़ा सा सतर्क हो जाओ, क्योंकि यहां पर आप लोगों को वेनेजुला भी देखने को मिल रहा है। मिडिल ईस्ट का हो गया क्या वेनेजुला, तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया यहां पर, तो आप लोग समझ जाइए। तो इस तरीके से देखिए, और यहां पर बोला गया है दूसरी स्टेटमेंट में कतर जो है ये यहां पर इस चीज को झुटला देता है। तो यानी कि एक स्टेटमेंट सही है और वो भी बस ए स्टेटमेंट हो गई। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये था पर्टिकुलर क्वेश्चन। कुछ भी डाउट हो तो बता दिया करो यार, डाउट लेकर साथ में नहीं जाना है। अगर यहां आए और फिर भी डाउट लेकर चले गए तो यहां आने का मतलब ही क्या रह गया। तो इसी तरीके से एंजॉय करते रहो, कोई भी डाउट हो तो उसको पूछ लिया करो और अपना प्यार दिखाया करो, फीडबैक दे दिया करो। अच्छा या बुरा लगता है तो बता दिया करो, लाइक या डिसलाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, और एक चीज़ मैंने और नोटिस की है, मैं एनालिसिस देख रहा था चैनल के अंदर, तो उसमें बहुत सारे लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल देख रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो भाई नोटिफिकेशन नहीं चाहिए क्या वीडियो का? एक तो वैसे ही नोटिफिकेशन कम आ रहे हैं क्योंकि चैनल के ऊपर में रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, ऊपर से आप लोग खुद से उसको जो है एक तरीके से वो नहीं कर रहे हो। तो ये रीज़न क्या है बताइए जरा, इसके ऊपर थोड़ा काम करो ताकि आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है दोस्तों, टेक्नोलॉजी में एक चीज़ बड़ी आसानी से आप लोग बोल सकते हो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो यानी कि पहले उसको एक बार इस्तेमाल करके देख लो फिर विश्वास करो। टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी टेस्टेड चीज़ होती है, जब पब्लिकली लाई जाती है तो पहले उसको अच्छे से इस्तेमाल करके देख लिया जाता है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जो कि गवर्नमेंट का सोर्स है, उससे ये आर्टिकल उठाया गया है और बात करेंगे दिशा के बारे में। दिशा जो कि दिशा देने का काम करेगी, यानी कि डायरेक्शन देने का काम करेगी, किसको, हमारी कंट्री में जस्टिस सिस्टम को। डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस, यानी कि सबको जस्टिस का एक्सेस मिलना चाहिए, यानी कि जैसे बोलते हैं ना एजुकेशन का एक्सेस सबको मिलना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि कोई गांव के दूर दराज वाले इलाके में बैठा हुआ है और उसको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। इंटरनेट की वजह से ये चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं। अगर एक छोटा सा फ़ोन आप लोगों के पास में है तो आप लोग अच्छे से अपनी चीज़ों को जो है एंजॉय कर सकते हैं। अभी एक मेल था एक बच्चे के द्वारा, एक काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूशन जो कि बहुत सारी फीस लेता है, उसके बारे में उसने मेरे से पूछा कि सर मैंने, मतलब लड़की थी, उसने पूछा कि सर मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल के टाइम पर ये मैंने ज्वाइन की थी कोचिंग पर, लेकिन कोचिंग जिस तरीके से बताई गई थी लोगों के द्वारा कि वहाँ पर ये हो जाएगा वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि पैसे दे दिए हैं और जाती हूँ वहाँ पर, एक भीड़ में जाके बैठ जाती हूँ और फिर उठ के चली आती हूँ घर को। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वहाँ पर एक प्रोडक्टिव पढ़ाई हो रही है मेरी, जैसा सोच के गए थे उस लेवल की पढ़ाई वहाँ पर हो ही नहीं रही है। ये रियलिटी में आप लोगों को देखने को मिलता है। मतलब कहने का यहाँ पर ये कि एट द एंड ऑफ द डे पढ़ाई आप लोगों को ही खुद से करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों को लगता है कहीं पर अच्छा खासा पैसा देकर आप लोग अच्छे से चीज़ों को एंजॉय कर सकते हो, तो वो पॉसिबिलिटी काफ़ी कम आप लोगों को देखने को मिलेगी। वो पॉसिबिलिटी मतलब चांस उसके काफ़ी कम आप लोगों को नजर आएंगे। ठीक है, यानी कि अपने आप को जब तक सिटिंग देकर आप लोग पढ़ोगे नहीं, बैठोगे नहीं, तब तक काम नहीं चलने वाला है। कोचिंग इंस्टीट्यूशन और ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए होता है जो कि एक डिसिप्लिन वे में अपने आप को नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा डिसिप्लिन प्रोवाइड करवाता है।
वरना सारी चीज़ें ऑलरेडी आप लोगों के पास में अवेलेबल रहती हैं, आप लोग उनको अच्छे से एंजॉय कर कर जो है अपनी चीज़ों को अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोग जो है थोड़ा सा अगर डेडिकेशन के साथ में लगे तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं आप लोगों के पास में, अगर आप लोग थोड़ा सा देखोगे तो ये ऑनलाइन मीडियम के थ्रू पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी ऑनलाइन की ही बातें की जा रही है कि एक तरीके से इनोवेटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। 5 साल के लिए 21 से ले 26 तक का एडवांस किस तरीके से यहाँ पर एक तरीके से द कोज ऑफ एक्सेस टू जस्टिस, तो ये फोकस किया जाएगा टैली लॉ के थ्रू। इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। किरण रिजिजू साहब जो है यहाँ पर, ये हमारी कंट्री में लॉ मिनिस्टर हैं, जो कि फिलहाल के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। ऐसा लग रहा है कि ये खेल रहे हैं, यहाँ पर खेल रहे हैं मतलब जैसे कि स्पोर्ट मिनिस्ट्री थी इनके पास में पहले, तो वहाँ पर ये खिलाया करते थे, अभी यहाँ पर ये मतलब खेल रहे हैं, खेला तो एंजॉय कर रहे हैं अपनी पोस्ट को। कई सारे कमेंट इनके देखने को मिलते हैं। वैसे शांत स्वभाव के इंसान माने जाते थे, पर जब से लॉ मिनिस्ट्री आई है तब से एक अलग लेवल पर चीज़ें देखने को मिल रही है। दूसरे तीसरे दिन इनका कोई ना कोई कमेंट आ ही जाता है, ठीक है। अभी बात करते हैं मुद्दा क्या है। अभी यहाँ पर दिशा लॉन्च किया गया। दिशा एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव, होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड और सिस्टमेटिक सॉल्यूशन रहेगा जस्टिस एट पैन लेवल इन इंडिया, यानी कि सबको एक अच्छा जस्टिस प्रोवाइड कराने की बात यहाँ पर की जा रही है। कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक एक तरीके से बोल सकते हैं, होलिस्टिक यानी कि समग्र, एक तरीके से इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत, और सिस्टमेटिक का मतलब होता है एक तरीके से प्रॉपर सिस्टमेटिक में बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं, एक मतलब एक सिस्टम के थ्रू चलना, मतलब हिंदी में शब्द क्या यूज़ करें मतलब कि प्रणाली बोलते हैं, प्रणाली के थ्रू चलना, ठीक है। तो पैन इंडिया का मतलब हो गया कि पूरे देश में, संपूर्ण देश में इसको प्रोवाइड कराना। एम क्या है इसका? एम है जस्टिस। जस्टिस जो है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, और ऐसा ही हमारी प्रस्तावना यानी कि हमारा प्रीएम्बल बोलता है। आर्टिकल 39A, 14 और 21। आर्टिकल 39A जो हो गया वो कहां पर पहुंच गया? ये पार्ट 4 में पहुंच गया, जहां पर आप लोगों का आता है DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 तो आप लोगों को बताइए, ये पार्ट 3 में आप लोग पहुंच गए, जिसमें आता है आप लोगों का फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का, और 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक का क्या आते हैं? वो आते हैं पार्ट 4 के अंदर में। ये तो बेसिक चीज़ें हो गई जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताओ आप लोगों को पंचायती राज सिस्टम किस आर्टिकल के अंदर में मेंशन है? अगर बात करें, इनका बेसिक पर्पज ये है कि कैसे हम लोग वेरियस जो भी इनिशिएटिव है यहाँ पर वो सिटीजन तक यहाँ पर चीज़ें पहुँचाई जा सके। जैसे कि टैली लॉ यहाँ पर रीचिंग द अनरीच, जिन तक पहुँची नहीं है उन तक पहुँचाना, ठीक है। इसी के साथ में बोला गया है न्याय बंधु प्रोग्राम, यानी कि और चीज़ों को लेकर चलना लोगों तक का, अवेयरनेस फैलाना लोगों को, और इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन, ये जब होती हैं तो चीज़ें लोगों तक अपने आप पहुँचती नजर आती है। टैली लॉ में बेसिकली यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं कि महात्मा गांधी जी भी चाहते थे कि ग्राउंड लेवल पर चीज़ें पहुंचे, तो कहीं ना कहीं उसके साथ भी आप लोग इस चीज़ को कनेक्ट करके देख सकते हो, यानी कि वंचित लोगों तक पहुंचना, रीचिंग द अनरीच्ड, यानी कि जिन तक कोई पहुंचा नहीं है वहां तक लोगों को पहुंचाना। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि उन लोगों तक भी हम लोग चीज़ों को पहुंचा रहे हैं जिन लोगों तक कभी कोई पहुंच नहीं पाता था। तो ये अपने आप में एक काफ़ी नेक्स्ट लेवल की बात यहाँ पर हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे जो इनिशिएटिव हैं तो उनका इस्तेमाल कर कर लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, और कोविड-19 ने इनकी स्पीड जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ा दी है। उससे पहले हम लोग इनको काफ़ी लो लेवल पर चल रहे थे लेकर। तो बात की जा रही है इम्प्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर जुडिशियल ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। उनकी एक ढांचागत विकास आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक उनका ढांचा नहीं सुधरेगा, उन्हें एक तरीके से पढ़ने के लिए मैंने बुला लिया बच्चों को, चलो आप लोग क्लासरूम में बैठा के पढ़ाता हूँ, पर पता चला क्लासरूम ऐसी है जैसे मेरा 12th तक का जो स्कूल था, मुझे अभी याद है 7th क्लास में जो थे हम लोग वहाँ पर उसमें ऊपर जो है टीन पड़ी हुई थी उसकी, मतलब टीन क्या होनी है, वो जो कंक्रीट की टीन बनी रहती है, तो वो टूटी हुई थी बीच में, ठीक है। तो कई बार टपकने लगती थी वहाँ से वो, तो एक तरीके से गवर्नमेंट स्कूल था गांव का, तो इस तरीके कई बार दिक्कतें देखने को मिलती थी, ठीक है। फिर आगे चलकर जब 7वीं 8वीं में आ गई, उसके बाद में मरम्मत होनी स्टार्ट हुई और चीज़ें थोड़ी सी सुधरी, वरना कई बार ऐसी खस्ता हालत भी आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। तो बैठने की जगह नहीं है तो बच्चों को बैठाओगे कहाँ पर, ठीक है। चलो एक बार को सर्दियों में थोड़ा धूप में बैठ जाए कोई दिक्कत नहीं है, बारिश में थोड़ी ना बैठ पाएंगे, तो वो दिक्कतें हैं। तो ढांचा होना चाहिए चीज़ों को सही से लेने के लिए, ठीक है। इसी के साथ में जो हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ये क्या है? ये हमारे पास में एक अच्छी चीज़ है, तो इसका फायदा हम लोग को उठाना चाहिए। तो लेवरेज क्या होता है? एक तरीके से इसका फायदा उठा लो।
तो ये है हमारे पास में, तो फायदा उठा लो। जैसे मैं आप लोग करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, तो फायदा उठाओ ना इसका, करंट अफेयर पढ़ो आप लोग यहाँ पर। मतलब मैं भी पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद में 5-5, 6-6, 10-10 घंटे आप लोग फिर करंट अफेयर पढ़ रहे हो। करंट अफेयर मॉर्निंग में 8 बजे तक खत्म, पूरा दिन पढ़ा हुआ है। आप लोग सोचो अपने दिन को कितने शानदार तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। फिर उसके बाद में अपनी वो चीजें देखो जो आप लोगों के लिए जरूरी है, ठीक है। वैकेशन, वैकेशन नहीं, सॉरी, यहाँ वैकेंट यानी कि जो खाली सीट पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबऑर्डिनेट, तो उनको भरना। तो भरने से क्या रहेगा, जल्दी से जल्दी लोगों तक जो है वो जस्टिस पहुंचेगा। क्योंकि अगर टीचर ही नहीं है स्कूल में तो एजुकेशन कैसे पढ़ाओगे, ये तो बता दो। तो टीचर का होना जरूरी है। पेंडेंसी ऑफ केसेस को रिड्यूस करना, तो एक तरीके से कमेटी वगैरह बनाई जा सकती है। महात्मा गांधी जी बड़ा विश्वास करते थे इसमें। वो खुद बोलते थे कि कोर्ट में जाने से अच्छा है बाहर जो है मिलकर सुलह मशवरा कर लो, ताकि कोर्ट के चक्कर ही ना काटने पड़े। तो इसी के चलते उनके द्वारा बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट दिया गया था, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ADR। यानी कि आप लोगों को कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, बाहरी मैटर को सुलटा दूंगा। कई सारे लोग तो ये बोलते थे कि महात्मा गांधी जो है अपने पेट पर लात मार रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे नहीं, एक तरीके से पैसे नहीं ले रहे हैं, बाहरी जुगाड़ कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये पहले मैंने एक दिन टॉपिक पढ़ाया है, तो एक बच्चा कह रहा है सर महात्मा गांधी जी तो आपके वाला काम कर रहे थे, मेरे वाला काम महात्मा गांधी जी नहीं कर रहे थे, मैं महात्मा गांधी जी वाला काम कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि वो ऑलरेडी कर जा चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पर काम करना, उन लोगों तक चीजें पहुंचाना जिन लोगों के पास में रिसोर्सेज नहीं है, जो कोर्ट में केस लड़ ही नहीं सकते जाकर। तो ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। फास्ट ट्रैक स्पेशल टाइप ऑफ केसेस के बारे में बात की जाती है, ताकि चीजें जो है वो फटाफट जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराई जा सके। एक ये भी मुद्दा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये बहुत सारे मेजर स्टेप और इनिशिएटिव हैं यहाँ पर, इसके चलते इसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जाएगा। देखो, जस्टिस इज डिले लाइक जस्टिस इज डिनाई, कई बार ये बात भी आप लोगों ने सुनी होगी। यानी कि जस्टिस का डिले होने का मतलब ये है, मान लीजिए एक इंसान है, उसने किसी का खून कर दिया। अब खून करते टाइम उसकी एज जो थी उस इंसान की वो 65 साल थी। तो उस इंसान ने 65 साल की उम्र में किसी का मर्डर किया, और उसका केस चलते चलते कोर्ट में जो है वो 25 साल लग गए। भाई जो है 65 की जगह 70 साल का निपट गया, मर गया, ठीक है। केस अब तक भी चल रहा है, ठीक है। तो समझो आप लोग यहाँ पर, इंसान निपट गया, केस चल रहा है, तो क्या सजा मिली उसको। तो इसलिए आप लोग देखते हैं कि जस्टिस इज डिले लाइक जस्टिस इज डिनाई, यानी कि देरी जो जस्टिस में होती है, ऐसा लगता है जस्टिस मिला ही नहीं। तो ये भी एक काफी एक बड़ी बात है जिसके ऊपर फोकस देना जरूरी है। तो पेंडेंसी ऑफ केस जो हमारे देश में पड़ी हुई है, इतने सारे केस अलग अलग लेवल पर जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, इसलिए कहते हैं कि उनका सॉल्यूशन कोई ना कोई निकलना चाहिए, ताकि ये ऐसा कहानियां जो बनती हैं ये कहानी आगे ना बढ़े, ठीक है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोगों ने पॉलिटी के लेक्चर देख रखे हैं तो इसके बारे में मैंने एक लेक्चर अलग से लिया था, ठीक है। तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बाय वीर आप लोग सर्च कर लेना, तो आप लोगों को लेक्चर खुलकर आएगा, पता चल जाएगा कि उसका काम क्या था। वो बनाई इसलिए गई थी ताकि उन लोगों को भी जस्टिस प्रोवाइड कराया जा सके जिन लोगों के पास में पैसा, रोकड़ा, रुपया नहीं है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यानी कि आपके पास में पैसा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को जस्टिस नहीं मिलेगा, जस्टिस मिलेगा भैया, तुम थोड़ा वेट करो बस, ठीक है। क्वेश्चन 2013 में पूछा गया, तो इसका मतलब टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, यूपीएससी खुद क्वेश्चन पूछ चुकी है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसलिए मैंने कहा कि इस लेक्चर को जाकर आप लोग देखिएगा। बोला गया कि इसका ऑब्जेक्टिव है कि फ्री एंड कम, एक तरीके से लीगल सर्विस प्रोवाइड कराना, और एक तरीके से ऐसी सर्विस प्रोवाइड कराना निःशुल्क और एक सक्षम सर्विस लोगों तक पहुंच सके ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। यानी कि जैसे नहीं एक अमीर के पास में अपॉर्चुनिटी है, ऐसी गरीब के पास भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि इसके पास में पैसा नहीं है तो ये पर्टिकुलर जो केस पर्टिकुलर जो है ये नहीं लड़ पाएगा, उसके लिए फ्री वकील की व्यवस्था करो, ठीक है। ये गाइडलाइन भी रहती है यहाँ पर फॉर द स्टेट सर्विस अथॉरिटी टू इम्प्लीमेंट किया जा सके लीगल प्रोग्राम स्कीम थ्रू आउट द कंट्री। तो यहाँ पर स्टेट को भी साथ में लेकर चलते हैं। तो संघवाद का ढांचा यानी कि फेडरल सिस्टम जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर अच्छा होता हुआ नजर आता है, ताकि देश भर में यहाँ पर चीजों को इंप्लीमेंट किया जा सके। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ या नाइदर वन। तो जैसे माहौल से मैं पढ़ा रहा था तो समझ में आ गया होगा कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन होगा तो उसको दूर करना, आगे बढ़ना है, ओके। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कंफ्यूजन नहीं होना। दिशा के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन अगर पूछ ले कोई तो इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। बोला गया कि लॉन्च इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक इंटीग्रेटेड सिस्टमेटिक जो एक्सेस ऑफ द जस्टिस टू पैन इंडिया लेवल, पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया है। दूसरा बोला गया एम है यहाँ पर डिजाइन करने के लिए और कंसोलिडेट करने के लिए वेरियस इनिशिएटिव जो सिटीजन सेंट्रिक डिलीवरी ऑफ लीगल सर्विस, यानी कि जनता को ध्यान में रखते हुए लीगल सर्विस प्रोवाइड कराना। आंसर क्या है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नाइदर वन। वाह क्या बात है, अभी पढ़े हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चन करेक्ट है, आंसर सी हो गया।
यही मार खा जाओगे, आंसर इनकरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, पता है सब कुछ भाई, फिर भी गलत आंसर कर दिए। इसका मतलब पेशेंस शांति के साथ में नहीं पढ़े हैं, धैर्य के साथ में नहीं पढ़े हैं। शांति और धैर्य दोनों एक साथ में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तभी आप लोग चीज़ों का सोल्यूशन निकाल पाओगे। ठीक है, तो दोनों को साथ में लेकर जाना है एग्जामिनेशन हॉल में। तो आंसर डी हो गया। तो इतना ज़्यादा उतावला भी नहीं होना है, ठीक है, कि हाँ यार ये तो सब कुछ पता है, वाह ये आंसर हो गया, ऐसे नहीं करना है। तो आ गया टॉपिक समझ में, दिशा की फुल फॉर्म भी आ गई समझ में, टैली लो क्या है इसके बारे में सारी बातें एक एक बता दी, क्या यूपीएससी के थ्रू क्वेश्चन पूछा गया वो सारी बातें, और जो नोट्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाते हैं, तो इसलिए अच्छे से एंजॉय करना। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए टॉपिक में, बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए, वो भी क्रिस्टल क्लियर। डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, कुछ लोग काफ़ी दिनों से फ्री बैठे थे, उनको कुछ काम नहीं था, उनको लगा यार कुछ किया जाए, तो वो बरगद के पेड़ के पास में गए। बरगद के पेड़ के पास में जाकर नीचे बैठ गए यहाँ पर उसकी जड़ों में, और उससे बातें करने लगे। पहले तो काफ़ी देर तक आपस में बातें करते रहे, यार कुछ काम नहीं है ज़िंदगी में करने के लिए, कुछ अच्छा काम किया जाए। आखिर क्या काम किया जाए, तो फिर कहने लगे यार ये पेड़ कितना पुराना होगा। एक कहने लगा कि होगा यार 15-20 साल पुराना, दूसरा कहने लगा होगा 30-35 साल पुराना। तो बरगद के पेड़ के ऊपर से आवाज़ आती है, अरे बेवकूफ़ो, मेरी एज का अंदाज़ा तुम लोग नहीं लगा पाओगे, मैं 200 से 500 साल पुराना हूँ। ओ भाई साहब, उनके सबके चक्षु खुल गए। उन्होंने बोला ऐसा कैसे, इतना बड़ा पेड़, मतलब इतने लंबे समय तक जीने वाला पेड़, आखिर ऐसा होता कैसे है। तो उनको काम मिल गया, उन्होंने सोचा कि इसी के बारे में स्टडी करते हैं। तो एक ऐसी स्टडी सामने निकल कर आई जो अलग अलग न्यूज़पेपर में पब्लिश की गई है, कि आखिर कैसे जो बनियान यानी कि बरगद का जो पेड़ होता है वो इतने लंबे समय तक जी पाता है। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि बरगद का पेड़ जो है वो 200 से 500 साल तक एक्सपेक्टेशन है उसकी लाइफ का, यानी कि जितना हम लोग जीते हैं उसका 5 गुना लगभग बरगद का पेड़ जो है वो सर्वाइव कर पाता है। कई सारे लोग तो ये मानते हैं कि बरगद का पेड़ जो है ये माना जाता है कि 2,500 साल तक भी सर्वाइव कर पाता है, पर फिर भी एक पैटर्न अगर समझें तो 200 से 250 साल लगाकर हम लोग चलते हैं। इसके ऊपर जब स्टडी की गई तो ये पता चला कि बरगद का पेड़ आखिर क्यों इतने लंबे समय तक सर्वाइव कर पाता है। तो जब मैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे भी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई, और मैं भी सरप्राइज था कि आखिर हम लोग सोचते कैसे हैं, मतलब हमारा सोचने का पैटर्न क्या होता है। कोई समस्या दिखी तो उसका सोल्यूशन निकालने के बारे में हमारा माइंड जो है वो काम करना स्टार्ट कर देता है, और फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में समस्या क्या क्या है, और फिर हम लोग उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। कुछ ऐसा ही काम किया बरगद के पेड़ ने। बरगद का पेड़ बोला कि मैं तुम लोगों की तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं एक स्मार्ट पेड़ हूँ। मतलब मैं स्मार्ट पेड़ कैसे हूँ, तो यहाँ पर इसके बारे में पहले मैं आप लोगों से बात करता हूँ, फिर आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। स्मार्ट पेड़ मैंने बोला मतलब एक तरीके से स्मार्टनेस कुछ तो होगी ना। जी हाँ, जब साइंटिस्ट स्टडी करने बैठ गए तो उन्होंने एक पूरा पोथा निकाल दिया इसके ऊपर स्टडी कर करके, आखिर क्या है बरगद का पेड़, इतना पुराना कैसे हो जाता है, इतनी सारी चीज़ें क्या है, मतलब इसके बारे में। वो नहीं कहते कि बाल की खाल उखाड़ लेना, जो कि साइंटिस्ट का एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि सोचने का तरीका भी होता है। तो जब वो इस बाल की खाल उखाड़ने बैठ गए तो उनके सामने कई सारी इंटरेस्टिंग स्टडी सामने निकल कर आई। सबसे पहली स्टडी अगर आप लोग देखें, बरगद का पेड़ जो होता है वो एक पर्टिकुलर जड़ के ऊपर खड़ा रहता है। तो यानी कि जो पर्टिकुलर पेड़ जो होता है, अपनी जो रूट होती हैं उनका जो पकड़ होती है ज़मीन के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। उसकी जो पत्तियां होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हरी भरी होती हैं। तो इसका मतलब वो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया काफ़ी शानदार तरीके से करती है, और रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया जो है बरगद के पेड़ की काफ़ी शानदार होती है। यानी कि पहला पॉइंट अगर मैं इंसान की प्रवृत्ति से देखूं तो बरगद का पेड़ जो है वो अपने आप को हेल्दी रखता है। जो हेल्दी रहेगा वो लंबे समय तक टिका रहेगा। जैसे कि अगर आप लोग रेगुलर अपनी सेहत के ऊपर ध्यान रखेंगे तो आप लोगों की ज़िंदगी अपने आप बढ़ जाएगी। गुटखा, दारू, शराब, ये सारी चीज़ों से डिस्टेंस बना के रखेंगे, डेली एक्सरसाइज करेंगे, एक बैलेंस डाइट लेंगे, सोने उठने का पैटर्न ठीक कर लेंगे। ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ आप लोग सुधार लें तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप सुधरना स्टार्ट हो जाती हैं। यानी कि ये बेस है। मैं 3 चीज़ें बता रहा हूँ ज़िंदगी में, 3 चीज़ें सुधार लेना: सोना और उठने का पैटर्न, एक्सरसाइज और खाना, बैलेंस डाइट, मतलब जंक फूड नहीं खाना। 3 चीज़ें सुधार लो, बाकी सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर फिट हो जाएंगी आप लोगों की। तो बरगद का पेड़ सबसे ज़्यादा हेल्दी है, तो वो अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये निकल कर आई। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर इनके द्वारा स्टडी की गई वो पता चली, और मैं सरप्राइज था इस चीज़ को लेकर। जैसे अभी पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें बर्बाद हो रही हैं। तो ये हम क्या करते हैं, अपने आप को पोल्यूशन के हिसाब से ढाल लेते हैं।
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो ढाल नहीं पाते हैं। कोरोना का ले लो, बहुत सारे लोग ऐसे थे कोरोना के हिसाब से ढल गए, कोरोना शरीर पे घूम रहा है, उनको टेंशन ही नहीं है, ठीक है। मतलब एक तरीके से उसके साथ में जीना सीख लेना। बरगद के पेड़ के जीन्स भी कुछ ऐसे ही हैं। जब स्टडी की गई तो बोला गया कि ये जो है एक तरीके से जिस माहौल में रहता है ना, उस माहौल में अपने आप को ढाल लेता है। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि खासकर जो बीमारी होती है उसके लिए रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। मतलब इसके जो जीन होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में अपने आप को ऐसा स्ट्रांग बना लेते हैं कि आसपास जो भी बीमारी है उससे वो अपने आप को एक तरीके से स्ट्रांग बना लेते हैं, उसके ऊपर इंपैक्ट नहीं डालते हैं। जैसे मच्छर नहीं है, रूम में जला लो, मोर्टिन वगैरह जो भी आप लोगों को जलाना है, घूमते रहेंगे वहीं पे, तो वो काम आप लोग ये करता है। तो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है जो भी आसपास में जो चीज़ें होती हैं। तो ऐसा नहीं कि सामने वाला है इसको मार के चला गया, नहीं, ये भाई साहब उसको सुधार देगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में कई बार आप लोगों ने देखा होगा इन्वायरमेंट के बारे में जब आप लोग बात करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट हो गई, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया, तो उन चीज़ों को भी ये सहन करने की शक्ति अपने अंदर रखता है। तो इसके जीन्स ऐसे होते हैं, इसने सीखा है बेसिकली इन्वायरमेंट से कि दिक्कतें क्या क्या आती हैं। आप लोग पढ़ने स्टार्ट करते हैं, घर से पैसे आ रहे हैं, 1 साल हो गया एग्जाम नहीं निकला, 2 साल हो गया एग्जाम नहीं निकला, तो स्ट्रेस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। जो बच्चा गाँव में टॉप कर रहा था वो बच्चा शहर में आके अपने आप को डिप्रेशन में नजर पाता है। रीज़न क्या है? क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी भी चीज़ें बाहर देखने को मिलती है, क्योंकि अपने गाँव में वो बादशाह था। ऐसी कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट उसको नहीं आता है, और वही टॉपर जो होता है वो कई बार सुसाइड करता हुआ नजर आता है, उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो बरगद के पेड़ ने ये चीजें सीख ली कि कैसे सहन करना है इस स्ट्रेस को। अगर गर्मी आती है, कभी बहुत सारी एक तरीके से सूखा पड़ जाता है, या बहुत ज्यादा आंधी तूफान आता है, तो इसने अपनी जड़ें भी इतनी स्ट्रांग बना रखी है, अपने अंदर सहन शक्ति जो है इसने पैदा कर ली है। टोलरेंस आप लोग बोल सकते हैं कि इसके जो जीन है वो टोलरेंस क्रिएट करते हैं। इन्वायरमेंट का भी स्ट्रेस रहता है। आप लोगों ने देखा ना कि इन्वायरमेंट में से धूप आ रही है, आंधी आ रही है, बारिश आ रही है, वो देखने को मिलेगा। जमीन की साइड से सूखा पड़ रहा है, ठीक है। या फिर आगे आकर अगर बात करने लगे, अगर इंसानों ने भी कुछ हरकतें कर दी, ठीक है, कई बार इंसान क्या करते हैं, पानी को गंदा कर देते हैं। तो यहाँ पर बरगद का पेड़ उन चीज़ों को भी सहन करने की शक्ति रखता है कि पोल्यूटेड पानी भी अगर इसके अंदर जाता है तो उसको भी यहाँ पर एक तरीके से अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करता है। यानी कि हर तरीके के स्ट्रेस से अपने आप को कैसे सेव करना है, बरगद का पेड़ जो है वो सारी बातें यहाँ पर जान पाता है। ये बातें यहाँ पर इंसानों के सामने निकल कर आई। मतलब साइंटिस्ट तो उसको अलग तरीके से बता रहे हैं कि ये क्या क्या चीज़ें जो हैं वो सहन कर लेता है, कि ये चीज़ें टॉलरेंस कर लेता है, मेटाबॉलिज्म बनता है, ये अपने आप को इस तरीके से एक्सपेंड करता है, क्या क्या चीज़ें टॉलरेट करता है। ये सारी चीज़ें जब मैं पढ़ रहा था तो मैं इंसानों के साथ में कनेक्ट करके इस टॉपिक को देखने लगा। मैंने कहा एक इंसान अगर कोई लीडर है आज के डेट में और बरगद के पेड़ की तरीके से वो खड़ा हो गया आकर, तो इसका मतलब ये कि उसने ये सारी चीज़ें सीख ली हैं कि दिक्कतें आएंगी आएंगी, स्ट्रेस आएगा ही आएगा लाइफ में, वो एक लाइफ का पार्ट है। उसको डील कैसे करना है, जिस दिन ये आप लोग सीख गए उस दिन आप लोग बरगद के पेड़ के समान अपने आप को खड़ा हो पाओगे और जिंदगी आप लोग यहाँ पर आगे बढ़ती नजर आएगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसके ऊपर स्टडी करके पता चला बरगद के पेड़ के ऊपर कि भाई साहब बहुत ही शानदार तरीके से इस इंसान ने अपने ऊपर काम किया है। ये स्टडी किसके द्वारा की गई? तो ये सबसे इंटरेस्टिंग तो ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये टॉपिक आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। भोपाल के अंदर में जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, उसके द्वारा स्टडी कर कर बरगद के पेड़ के बारे में ये बातें बताई गई कि बरगद का पेड़ जो है किस तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करता है, और सारी टेंशन और समस्या और प्रॉब्लम के आने के बाद भी बरगद का पेड़ जो है वो बिल्कुल सटीक खड़ा रहता है। चलो पता तो लगा लिया यार, चलो इन्होंने, पर लेकिन ये पता लगाया कैसे? क्या कोई इसका तरीका है पता लगाने का? तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंसानों का पैटर्न पता लगाते हैं, इंसानों के जीन के बारे में पता लगाते हैं, ऐसे ही इन्होंने बरगद के जीन के बारे में पता लगाया। उसका डीएनए देखा किस तरीके से काम करता है, उस डीएनए की इन्होंने बार कोडिंग की, उस डीएनए को फिर सीक्वेंस किया और सारा डेटा निकाल कर उसका एनालिसिस किया। तो ये जो सारे नाम दे रखे ना ACTG, ये टेक्निकल है, ज़्यादा इतना इनको ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी पीपीटी में मैं डाल देता हूँ चीज़ें, ताकि अगर आप लोग जब बैठ के पढ़ो तो आप लोग इसके बारे में पता रहे। ये इसके जो पर्टिकुलर अगर देखें तो यहाँ पर इसके कोड है बेसिकली, जैसे यहाँ पर एडेनिन, ठीक है, तो इसका A दे दिया इन्होंने, यहाँ पर थायमिन, ठीक है, इसका T दे दिया। तो ये रटने की जरूरत नहीं है, पर ये जरूर याद रखिएगा कि ये जीनोम सीक्वेंसिंग के थ्रू इनके द्वारा इस चीज़ का पता लगाया गया कि बरगद की लाइफ जो है वो इतनी बड़ी कैसे होती है, मतलब इतना सहनशीलता के साथ में बरगद जो है वो कैसे खड़ा रहता है। जो शब्द इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यहाँ पर हो गया वो हो गया जीनोम, ठीक है। तो यहाँ पर इस जीनोम के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। जीनोम नॉर्मली एक ऐसा शब्द है
जो कि जेनेटिक मटेरियल के लिए यहाँ पर रेफर किया जाता है। मतलब हर एक इंसान के अंदर में जीन्स होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना कि आप लोग के अंदर आप लोग के पेरेंट्स के जीन्स हैं। तो ऐसे ही हर एक पेड़ के अंदर, हर एक जो जीव जंतु है उसके अंदर आप लोगों को जीन्स देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा एक इंसान किसका बच्चा है उसका पता लगाया जा सकता है इवन उसके बाल से भी, क्योंकि पूरी बॉडी का पार्ट जो है वो जीन्स से मिलकर आप लोगों का बना होता है। इसीलिए इसको ब्लॉक ऑफ लाइफ बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। यानी कि जो डीएनए होता है ना, जो आप लोग बेसिकली एक बॉडी का पार्ट बने कि डीएनए किसका है, तो इसका सबसे पहले पता लगाया गया था। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि आप लोग याद रखिएगा, और आप लोगों ने हालांकि इसके बारे में पहले पढ़ा भी होगा कि डीएनए की डिस्कवरी किसने की थी। तो जेम्स वॉटसन एंड फ्रैंक, जो यहाँ पर फ्रांसिस क्रिक के द्वारा यहाँ पर 1953 में। तो आज की बात नहीं है यार, ये तो बहुत पुराने टाइम से साइंटिस्ट जो है झक मार रहे थे और इन्होंने इन सब चीज़ों का पता लगा लिया। और यही सारी चीज़ें आज की डेट में हम लोगों को पता लगाते हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की लाइफ के बारे में, उसकी लाइफ के पैटर्न के बारे में, तो इसको हम लोग जीनोम बोलते हैं। और यही जो एक ऐसा एरिया है जिसमें रिसेंटली अभी कई सारे नोबेल प्राइज आप लोगों को देखने को मिले। जैसे कि आप लोग फिलहाल के टाइम पर अगर देखें, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा मेडिसिन यानी कि फिजियोलॉजी के अंदर में जो स्वांते पाबोज, ये स्वीडन के साइंटिस्ट हैं, इनके द्वारा यहाँ पर आप लोगों को पता ना कि अभी ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ उसके बारे में इनके द्वारा स्टडी की गई थी। तो अभी रिसेंटली 2022 में इनको नोबेल प्राइज मिला है मेडिसिन के फील्ड में। तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ये ऐसा नहीं है ये पहली बार हो रहा है। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पर जापान के साइंटिस्ट के बारे में, जो हम लोगों ने जो सीजन 9 जो क्रिप्स टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसके ऊपर मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी अभी डिस्कस करूंगा। और उससे पहले यहाँ पर जो जीनोमिक ये सिस्टम हम लोग यूज करते हैं, इसके एडवांटेज क्या है और इसके सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले तो बात यह है कि हाई रिजोल्यूशन और बेस बाय बेस व्यू आप लोगों को ये देता है किसी चीज के बारे में। बोथ लार्ज और स्मॉल वेरिएंट जो भी उसके अंदर होते हैं उसके बारे में हम लोग को ये बताता है। इसके साथ में यहाँ पर इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, मतलब इसकी स्टडी की जाती है जब इसके अंदर में, तो एक एक्सप्रेशन और क्या रेगुलेशन मैकेनिज्म है उसका पता आप लोगों को यहाँ पर चल पाता है। इसका डेटा आप लोगों के सामने आता है तो आप लोग फिर उसको ढंग से यूटिलाइज कर पाते हैं, ठीक है। तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो ये है इसकी एडवांटेज जब आप लोग यहाँ पर ये जीनोम सीक्वेंसिंग जो है यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करते हैं। क्या होता है फायदा, जीनोम सीक्वेंसिंग की वजह से आइडेंटिफाई कर पाते हैं इनहेरिटेंट डिसऑर्डर। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन है, उसके पेरेंट्स के अंदर कोई बीमारी थी, अब वो बीमारी बच्चों के अंदर न जाए तो उसको आइडेंटिफाई हम लोग कर पाएंगे। यहाँ पर एक तरीके से कैंसर तक के इलाज जो है हम लोग यहाँ पर निकाल पाएंगे। बहुत सारी ऐसी बीमारी जिनका सोल्यूशन नहीं निकल रहा था उसके ऊपर हम लोग फोकस कर पाएंगे। एग्रीकल्चर के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बना पा रहे हैं। इन चीज़ों की स्टडी करने के बाद ही हम लोग उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। प्लांट्स हो गए, कई सारी बीमारी के बारे में बात करते हैं। अभी हम लोगों ने रिसेंटली एक जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग यानी कि सुअर बनाया, उस सुअर के अंदर का दिल यानी कि हार्ट निकाला, वो हार्ट जो है हम लोगों ने इंसान में फिट किया। वो इंसान जो है वो कुछ दिनों तक जीवित रहा, उसके बाद में उसकी डेथ हो गई। तो ऐसी भी स्टडी यहाँ पर आज की डेट में की जा रही है। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसान जो है वो किस हद तक यहाँ पर साइंस के अंदर आज के डेट में घुसा हुआ है कि इस तरीके की भी चीज़ें देखने को मिलती है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को बताऊं, अभी हालांकि इसके ऊपर बैन लगा रखा है, पर पता नहीं कितना बैन लगा रखा है ये अभी इसके बारे में बता नहीं सकते। रेडीमेड बेबी बनाने की बात यहाँ पर की जा रही है, यानी कि अपने बच्चे का हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए, आंखें कैसी होनी चाहिए, स्किन कैसी होनी चाहिए, उसके दांत कैसे होंगे, उसका नाक कैसे होगा, उसका कान कैसा होगा, उसकी हाइट कैसे होगी, ये सारी चीज़ें आप लोग जिस तरीके से कपड़े नहीं बनाते हैं कि भाई साहब यहाँ से बाह थोड़ी लंबी कर देना, कॉलर ना थोड़े स्टाइल में करना, ठीक है, तो इस तरीके से वो वाला पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आज की डेट में ये इस लेवल पर साइंस है कि रेडीमेड बच्चे तक आप लोगों के सामने देखने को आप लोगों को मिल सकते हैं। ये तो पॉसिबल हो ही गया सैरोगेसी की वजह से कि आप लोगों को अगर बच्चा चाहिए तो खुद आप लोगों को एक प्रोसीजर से होने की जरूरत नहीं है कि प्रेगनेंसी की जरूरत है। आप लोग सैरोगेसी के थ्रू यानी कि किसी और की कोख में भी अपने बच्चे को पाल सकते हो। ये साइंस ने ऑलरेडी ये इसके ऊपर काम कर दिया है। इवन मूवीज भी आप लोगों ने रिसेंटली देखी होगी इसके ऊपर बनी, तो ये सिस्टम हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है इंसान खुद पता है किस चीज में होता है, जब नेचर है ना, जो लाइफ है उसकी जो एक पैटर्न है उसको खोजता है या फिर उसको चैलेंज करता है। जैसे आप लोगों ने कई सारी मूवीज देखी होगी, उसमें क्या फोकस रहता है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट खोजा जाए जिससे इंसान जो है वो बूढ़ा ही ना हो, यानी कि लाइफ जो है उसकी हमेशा बनी रहे, अमर हो जाए इंसान। तो कुछ ऐसा अमृत खोज में इंसान जो है वो लगा हुआ है।
और बहुत सारी स्टडीज जो है वो इन चीज़ों के ऊपर की जाती है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी जब चीज़ें चलती हैं तो बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। तो बरगद के पेड़ के ऊपर स्टडी करना भी एक इसी प्रोसीजर का पार्ट है कि हमारे पास में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसे उसका यूटिलाइजेशन करके हम लोग चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टॉपिक इतना बड़ा हो चुका है आज की डेट में, इसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। यानी कि बायोलॉजी के साथ में हम लोगों ने मिक्स कर दिया टेक्नोलॉजी को, इसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पर यूपीएससी को भी मजा आया, उसने बोला कि चलो देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का कैसा हमारे देश में, क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रोग्रेस चल रहा है। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बोला गया कि व्हाट आर रिसर्च एंड डेवलपमेंट अचीवमेंट्स इन द अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी, कि यहाँ पर क्या क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुए इसके फील्ड में, और ये जो हुए क्या इनका इस्तेमाल किया जा सकता है गरीब सेक्शन में, जो सोसाइटी का है एक गरीब तबका, उसकी लाइफ को इंप्रूव करने में। जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में बात करें, ये कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि एक किसान जो कि उनको अगर ये फसल मिलती है तो काफ़ी लार्ज स्केल पर पॉजिटिव चीज़ें निकाल कर लेकर आती हैं। बहुत सारी ऐसी जो आज के डेट में एनिमल की ब्रीड बेसिकली बनाई जा रही हैं, और एक से गायें आप लोगों ने देखी हैं, ठीक है, मिक्स कर यहाँ पर साहिवाल तरीके से, मतलब कई सारे ऐसी ब्रीड नहीं आ रही है जिससे कि ज़्यादा दूध दे। तो ये हम लोग ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। तो यहाँ पर बायोलॉजी के साथ में टेक्नोलॉजी को मिक्स कर हम लोग ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इसके चलते यहाँ पर ये क्वेश्चन ही पूछा गया, तो इसको आप लोग अटेम्प्ट करिएगा, देखता हूँ कौन कौन सही आंसर देता है। यूपीएससी इतना खुश हुआ कि इसके ऊपर यहाँ पर 2017 में क्वेश्चन पूछा गया जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में, ठीक है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में 3 स्टेटमेंट दे रखी है और बोल दिया कि कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट है, कि कैसे इसका इस्तेमाल किया सकता है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग को यूज किया सकता है आइडेंटिफाई करने के लिए जीन जो यहाँ पर जेनेटिक मेकर्स होता है, ठीक है, ताकि जो भी बीमारी है, रेजिस्टेंस है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, उसको हम लोग चेक कर सके प्लांट के अंदर, इंसानों के अंदर में। ये टेक्निक हेल्प करती है रिड्यूस करने में टाइम, किसी पर्टिकुलर वैरायटी या क्रॉप को डेवलप करने में। तो सही है बिल्कुल। बोला गया कि यहाँ पर इसकी वजह से डेसिफर किया जा सकता है होस्ट पैथोजन या रिलेशनशिप इन क्रॉप्स, यानी कि कोई बीमारी लग गई है तो उस रोगाणु को हम लोग जान सकते हैं इसकी हेल्प से। तो देखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है जो टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पर बात करे, और ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि अभी इवोल्यूशन के फेज में है, जिसका ओरा धोरा पता नहीं है कि क्या क्या चीज़ें उसके ऊपर हम लोग स्टडी करके पता लगा सकते हैं, तो अक्सर सारी स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पर करेक्ट देखने को मिलती है। ये एक पैटर्न आप लोगों को यूपीएससी के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, ठीक है। पर लेकिन ये चीज़ें 99% ही सही रहती हैं अगर एग्जामिनर का दिमाग खोला, मतलब वो उबला खोलते पानी में उबला, तो फिर वो आप लोगों का दिमाग जो है खोलने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो फिलहाल आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया, देखो यहाँ पर नॉर्मली आप लोग सोच रहे होंगे कि यूपीएससी खेल गए यहाँ पर 2022 में। बोला गया डीएनए बार कोडिंग जो टूल है उसका जो यूज किया जाता है, किस पर्टिकुलर स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर। बोला गया कि एज ऑफ द प्लांट और एनिमल का पता लगाने में कि इसकी एज क्या है। दूसरा बोला गया कि डिस्टिंग्विश करने में अमंग स्पीसीज दैट लुक्स अलाइक, उनको अलग अलग बताने में। आइडेंटिफाई करने में अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट जो मटेरियल होते हैं, तो यहाँ पर इन प्रोसेस ऑफ फूड। तो यहाँ पर ये बोला गया है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 ओनली, 3 ओनली, 1 and 2, 2 and 3। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान से यहाँ पर देखोगे, किसी चीज़ का अगर एज वगैरह का हम लोग को पता लगाना है तो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोगों ने सुना है, C14 कार्बन डेटिंग के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा। तो उससे यहाँ पर पता लगाया जाता है। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर गलत हो गई। तो ऐसा नहीं है, आप लोग अगर सोचोगे तो यहाँ पर तो थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर खेलेगा एग्जामिनर, तो आप लोग समझ जाना है, ठीक है। पर वो तब समझोगे जब बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करके जाओगे, और ये लाइफ में भी है, जब बहुत सारी प्रॉब्लम में से आप लोग होकर गुजर जाते हो तो फिर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आने लगते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे ही आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जब वोल जीनोमिक सीक्वेंसिंग हम लोग करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या सीक्वेंसिंग रहती है, डीएनए शेयरिंग रहती है, डीएनए बारकोडिंग रहती है, डीएनए सीक्वेंसिंग रहती है, और डीएनए एनालिसिस। सही आंसर क्या है, करेक्ट बताना है। 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है, ABCFD। आप लोग बताइए, अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले ही, मुझे लगता है कि इसका आंसर आप लोग दोगे। सही आंसर क्या है, ये यहाँ पर डेटा एनालिसिस मैंने बोला था, ना कि डीएनए एनालिसिस, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर इसका ए हो गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से फ्यूचर में बन सकते हैं। ध्यान से पढ़ना, बड़े ही ध्यान से पढ़ोगे, क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से और बड़े प्यार से आप लोग दे पाओगे। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। और वोल जीनोमिक सीक्वेंसिंग के बारे में बात की जा रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में जब कंप्लीट आप लोग जानकारी लेते हो तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। हाई रिजोल्यूशन बेस बाय बेस व्यू आप लोगों को देता है, कैप्चर करता है बहुत लार्ज और स्मॉल जो भी उसके अंदर चेंज रहते हैं, आइडेंटिफाई करता है पोटेंशियल जो यहाँ पर पॉजिटिव वेरिएंट जो भी है यहाँ पर एक तरीके से उनकी स्टडी करता है, एक्सप्रेस पूरा आप लोगों के सामने देखने को मिलता है।
इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो भी डिलीवर करता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम में, यहां पर आप लोगों के सामने डेटा निकल कर आता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ये आप लोगों से यहां पर पूछा गया है कि आप लोगों को क्या करना है कि गलत कथन आप लोगों को यहां पर बताना है। यहां पर इनकरेक्ट लिखा हुआ है पर लेकिन इसको आप लोग करेक्ट कर लेना। जब पीपीटी डालूंगा तो आप लोग यहां पर करेक्ट देखना, क्योंकि स्टेटमेंट करेक्ट के बेस पर यहां पर सेट की गई है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लेना। कई बार थोड़ी बहुत इस तरीके की मिस्टेक्स हो जाती हैं तो आप लोग उसको बता दिया करो, या तो पीपीटी में करेक्ट कर दिया करूंगा या फिर आप लोग बता दिया करो कि ऐसे ऐसे है, तो थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान रखा करो, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर बेसिकली करेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है। तो अगर सारी स्टेटमेंट आप लोग पढ़ोगे यहाँ पर तो ये लिखा हुआ है लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कि लंबा समय इसको लगेगा। इन रियलिटी मैंने आप लोग क्या बताया था कि शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी, बाकी सारी की सारी जो है करेक्ट है। तो ओनली 3 स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों को यहाँ पर करेक्ट देखने को मिलेगी। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर सी हो गया। तो इस तरीके से यार टॉपिक को तैयार करो। अब आप लोगों को पूरा मुद्दा बता दिया कि आखिर क्यों यहाँ पर बरगद के पेड़ को लेकर स्टडी की गई, क्या इससे रिलेटेड जो मुद्दा था पूरी सारी चीज़ समझा दी, पता क्या चला उसके बारे में। फिर हम लोगों ने जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में यहाँ पर जाना, कैसे कैसे उसको करते हैं, उसके बारे में क्या एडवांटेज क्या क्या सिग्निफिकेंस है वो समझा, बेसिक चीज़ें होती क्या है। अब की बार का जो मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ है कम से कम वो भी आप लोगों को पता चल गया, जो कि क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं। यूपीएससी ने कैसे क्वेश्चन पूछे 2 साल में लगातार, और एक कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा फ्रेम किए गए, और इसी के साथ में ये आंसर राइटिंग हो गया। अगर ऐसे टॉपिक को तैयार करोगे तो मैं ये बोलता हूं कि एग्जामिनर को जाकर पढ़ा दोगे। तो ये होता है तैयार करने का तरीका। अब कुछ भी इससे पूछ ले या किसी को आप लोगों को बताना पड़ जाए, मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट आप लोगों को होगा। अगर है तो फ्री बताना, मैं हूं ना, टेंशन काहे को है। एंजॉय करो, ध्यान रखते रहो और फीडबैक जरूर दे करो। जैसा भी आप लोगों को टॉपिक लगता है या कोई डाउट होता है तो उसको पूछ लिया करो, लाइक या डिसलाइक कर बता दिया करो, ओके। दुनिया में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो कि आप लोगों के ऊपर ध्यान रख सके कि आप लोग काम को कैसे कर रहे हो, ठीक से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर रेगुलेटर होना कोई ना कोई जरूरी है। जैसे घर में मम्मी पापा रहते हैं, कोई ना कोई ऐसा है जो आप लोग कंट्रोल करने का काम करता है। अभी यहाँ पर हमारे देश के अंदर भी अलग अलग एरिया के अलग अलग रेगुलेटर हैं। जैसे बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेटर कौन है, वो है आरबीआई। ऐसे ही सिक्योरिटी मार्केट का जो यहाँ पर बेसिकली रेगुलेटर कौन है, वो है स्टॉक मार्केट का सेबी। इंश्योरेंस को रेगुलेट करने वाली तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया आप लोगों को देखने को मिलेगी। हर एक एरिया में कोई ना कोई रेगुलेटरी है ताकि बदतमीजी की पराकाष्ठा को रोका जा सके। अभी यहाँ पर हम लोग बात करें नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ये यहाँ पर ये देखती है कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो इंडियन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से काम होना चाहिए, यानी कि एक पर्टिकुलर एज स्टैंडर्ड के हिसाब से काम होना चाहिए, उसके नीचे लोगों को नहीं गिरना चाहिए। तो इसी के चलते यहाँ पर जो NFRA ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी कंपनी एक्ट के थ्रू, ताकि वो स्टैंडर्ड बनाया जा सके। और इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि जो भी कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो चीजें देश के अंदर में हो रही है उनकी क्वालिटी बढ़े ताकि चीजें सही से चल सके। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है स्यूमोटो। स्यूमोटो का मतलब क्या होता है, यानी कि सामने कुछ देखा और अपने आप डिसीजन ले लिया। ऐसा नहीं कि आप लोग जाकर रिपोर्ट करोगे, FIR दर्ज करोगे तभी यहां पर चीजें आगे बढ़ेगी। ये सुमोटो एक्शन भी ले सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को सोसाइटी में अगर कुछ गलत दिख रहा है या जो भी कमीशन बना रखे हैं, जैसे वुमेन से रिलेटेड कोई कमीशन हो गया, SC ST से रिलेटेड कोई कमीशन हो गया, तो सुमोटो एक्शन लेने के लिए जाने जाते हैं, यानी कि अपने आप एक्शन ले लेते हैं जब उनको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में जब आप लोग यहां पर बात करते हैं, वो भी अगर कुछ बोल दे तो भी यहां पर देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। कोई भी मिसकंडक्ट कमिट किया जाता है किसी मेंबर के द्वारा, किसी फिल्म के द्वारा, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो रहते हैं वो बदतमीजी करवाते हैं कई बार, ठीक है, कंपनी को कि ऐसे ऐसे यहाँ से घपला कर लो। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के हिसाब से भी यहाँ पर चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है और सिविल कोर्ट की पावर इसको दी गई है। तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, तो NFRA न्यूज़ में है। अगर क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो कैबिनेट के द्वारा यहाँ पर बेसिकली ये सिस्टम इसीलिए स्टैब्लिश किया था ताकि सामने वाली चीज़ों पर कंट्रोल रखे जा सके, ठीक है। अजय भूषण पांडे साहब जो हैं उसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं आज की डेट में। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर न्यूज़ निकल कर आ रही है ये न्यूज़ मुझे काफ़ी इंटेलिजेंट लगी। एक तो होती है इंटरेस्टिंग, एक होती है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट कैसे लगी, प्यूमा एक जानवर है जिसको कई बार आप लोगों ने देखा होगा, इसके बारे में सुना भी होगा। प्यूमा का ब्रांड भी है इसके नाम से, हालांकि इसका नहीं है वो। ये माहौल बनाता है कि कोई भी शिकार इसके पास में आए, यानी कि पहले एक ऐसा एरिया बनाता है ताकि यहाँ पर आकर जो है शिकार जो है घूमे फिरे और फिर आसानी से ये अपना शिकार करता रहे।
यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि फर्टाइल ग्राउंड बनाता है। तो इसके ऊपर एक स्टडी की गई, साइंटिस्ट भी कितने फ्री होते हैं ना, कई बार क्या क्या स्टडी कर डालते हैं। तो प्यूमा यूजिंग ए गार्डन टू हंट स्ट्रेटजी, तो गार्डन टू हंट स्ट्रेटजी का अगर कोई बात करें तो इसका मतलब क्या होता है कि पहले ऐसा एक बगीचा बनाओ ताकि शिकारी वहां पर आ जाए, और जब शिकारी आए तो आराम से मार मार कर उनको खाते रहो आप लोग यहाँ पर। तो पहले यहां पर अपने शिकारी को एक तरीके से अपने शिकार को अट्रैक्ट करता है शिकारी, तो इंप्रूव करता है इनकी फ्यूचर हंटिंग सक्सेस जो है ओवर द टाइम जो है वो बढ़ती हुई नजर आती है। तो इस तरीके से यहां पर आप लोग इनको बोल सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब सीधा सीधा यहां पर ये हो गया कि ये जो पर्टिकुलर एनिमल है ये एक समझदार एनिमल की कैटेगरी में आता है, जिसको ये पता है कि अपना शिकार जो है अपने पास में कैसे बुलाना है। और ये जो स्ट्रेटजी है ये कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं आज की डेट में जो बहुत सारी कंपनी है वो फॉलो करती हैं आप लोगों को पता नहीं क्या क्या बोलकर। तो ये इस तरीके से आप लोग समझिए कि कहीं ना कहीं आप लोगों का शिकार हो रहा है। अगर आप लोग कई बार क्या होता है ना, ये सेल लग गई वो सेल लग गई, अभी कई सारे बच्चों को मैंने देखा कि सर डिस्काउंट दे दो। आप लोग खुद सोचो यार, एजुकेशन जो है उसमें डिस्काउंट की बात जब आती है तो मतलब एक बड़ी ही गंदी सी फीलिंग आती है। कैसे? मतलब पहले तो प्राइस ही इतना रख दो कि उसको बहुत बड़ा प्राइस बढ़ा दो, उसको प्राइस रख दिया मतलब 1 लाख रुपए, और फिर बोला कि 20,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो क्या ये चीजें सही हैं? आप लोग खुद सोचो। साग तुमको 20,000 रुपए का डिस्काउंट देने का मतलब अगर ये हो गया तो ये लुभा रहे हो आप लोग यहाँ पर एजुकेशन के फील्ड में। अगर जितने का बेचना है उसी का रखो ना यार आप लोग इसको एक तरीके से। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, तो ये चीजें गलत होती हैं। तो इतना नहीं होना चाहिए, जो प्राइस आप लोगों ने रख दिया फिर वही प्राइस यहाँ पर रहना चाहिए क्योंकि जिन्होंने खरीद लिया ऑलरेडी उनको बड़ा दुख होता है कि यार डिस्काउंट का वेट करते रहते हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पाते अपना कि डिस्काउंट आएगा तो तब खरीदेंगे। तो क्या ये चीजें सही हैं? आप लोग खुद बताइए। तो ये चीजें सही नहीं है, जो भी प्राइस आपने रख दिया वही प्राइस चलता रहे, प्राइस बढ़ जाए कोई सी रीजन की वजह से, पर उस प्राइस को इस तरीके से मत करो कि उस प्राइस को डिस्काउंट दे दिया बहुत ज्यादा नीचे आ गया, सामने वाला बच्चा वेट कर रहा है कि जब पेपर आएगा जब डिस्काउंट आएगा तब खरीदेंगे, उसकी पढ़ाई वैसे बर्बाद हो रही है, वो कि डिस्काउंट के चक्कर में बेचारा बैठा हुआ है। तो ये काफ़ी गलत टैक्टिक्स मुझे लगती है जब बात करते हैं खासकर मार्केट के अंदर में, जब डिस्काउंट के बारे में बात की जाती है कि एक महीना दिवाली पर डिस्काउंट चल रहा है, होली पर डिस्काउंट चल रहा है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। SLV ऐप के ऊपर कभी भी ये डिस्काउंट वाला फंडा जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। कोई रेयर ही कोई इंसिडेंट ऐसा कुछ बन गया कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है एक तरीके से ना, मतलब कुछ और ही मूड में आ रहा है, कुछ अलग ही माहौल बन रहा है, तो कभी देखने को मिल सकता है, वरना प्राइस जो है वही रहेगा ताकि जो इंसान है वो अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सके, डिस्काउंटिंग के चक्कर में रहकर अपनी पढ़ाई को बर्बाद ना करे। मतलब बिल्कुल ही वो नहीं, एक तरीके से वो वाली मार्केट बना दी है जो एक वैसी वो नहीं मार्केट होती है, उसको भी एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल ऐसे ही बना दिया है। अरे बच्चा है पढ़ने दो यार उसको, ये मतलब अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों लगा शेयर कर दो आप लोगों के साथ में जो भी है। चलिए जो पूमा है यहाँ पर ये बेसिकली फिलेडे परिवार का मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। एक पर्टिकुलर फैमिली होती है जैसे गांव में कुनबे किस कुनबे से आता है, तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। साइज जो है जैगवार के बराबर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, और डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, अलास्का USA से लेकर अर्जेंटीना तक आप लोगों को, चिली से आप लोग चिली तक देखने को मिलेगा। और IUCN के अंदर में, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन के अंदर में इसको लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ओके। तो कोई भी दिक्कत इसको लेकर नहीं होनी चाहिए, कोई बेसिक इंफॉर्मेशन है कंफ्यूजन होगा तो उसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, खासकर अगर बात करें कि स्कीम है यहाँ पर जो कि आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर लक्ष्य प्रोग्राम, ठीक है, LAQSHYA। ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा नेशनल लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव। लेबर मतलब जब महिला बच्चे को जन्म देती है तो लेबर रूम में जाती है वहां पर बेसिकली डिलीवरी के लिए, तो उसकी वजह से यहाँ पर काफी सारा फायदा देखने को मिलता है। वरना बहुत सारी महिलाओं की डेथ होती है अगर प्रॉपर लेबर रूम अवेलेबल नहीं होता है। पहले गांव में आप लोगों ने सुना होगा कि दाई हुआ करती थी, तो वो काम क्या करती थी। अभी जब से ये लेबर रूम की बात हुई यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं जो मैटरनिटी जो एक तरीके से नहीं महिलाओं की जो डेथ हो जाती थी बच्चा बेसिकली एक पैदा करते हुए, सॉरी ठीक है, थोड़ा सा बच्चा देते हुए वर्ड जो है वो सही नहीं है, ठीक है, मतलब एक तरीके से जैसे हम बोलते हैं जैसे गाय भैंस बच्चा दे रही है, ठीक है। तो अभी ये चीज़ें एक तरीके से थोड़ा सा डिसेंट वे में प्रेजेंट करनी चाहिए ताकि नेगेटिव इम्पैक्ट ना रहे सोसाइटी के ऊपर में। वैसे कई बार शब्द आप लोगों ने देखता होगा, कई सारे हार्ड शब्द जो है यूज़ कर लेते हैं, पर लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें कोशिश करनी चाहिए हमेशा, तो इसलिए मैंने पहले ही आप लोगों को बोला। चलिए जो भी है, अभी यहाँ पर इस प्रोग्राम के बारे में याद रखिएगा, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इन्फॉर्म किया गया लोकसभा के अंदर में कि इसकी वजह से बहुत सारी महिलाओं की जो है वो हेल्थ सुधरी है। इसकी वजह से बहुत सारी महिलाएं जो हैं बच्चे को जन्म दे पा रही हैं आराम से, और इसकी वजह से जो है जो महिलाओं की जो जान जा रही थी और बच्चों की भी जो जान जा रही थी वो बची है। तो ये बात यहाँ पर बोली गई है, यानी कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा फायदा इसका देखने को मिल रहा है। तो इस स्कीम के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि रिड्यूस कर दिया है प्रिवेंट कर दिया इसने मैटरनल जो न्यूबॉर्न मोर्टेलिटी हुआ करती थी
एवरी प्रेग्नेंट वुमेन को इससे फायदा देखने को मिल रहा है, और ये कहीं ना कहीं इसके लिए एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसके ऊपर काम किया जा रहा है। हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है बहुत ही लार्ज स्केल पर अक्रॉस द कंट्री 24/7 वाली कैटेगरी में भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा फायदा देखने को मिला है। तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में है ये भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक है, याद रखिएगा। बात करते हैं नेशनल न्यूज़ के अंदर में, यहाँ पर 40,000 क्रीम अमृत जो सरोवर है यहाँ पर उसके बारे में बात की जा रही है। तो मिशन अमृत सरोवर हमारे देश में लाया गया ताकि तालाब जो है उनको अपग्रेड किया जा सके। तो तालाब को अपग्रेड करने वाला ये प्रोग्राम आप लोगों को देखने को मिलेगा। सेकेंड एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग की ग्रुप G20 की, ये गांधीनगर गुजरात के अंदर में आप लोग याद रखते हैं। लोकपाल के बारे में बात की जा रही है। करप्शन के जो कंप्लेन है वो काफ़ी ज़्यादा आए, पर लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, 4 ईयर के अंदर में जब से यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही हैं, 3 कंप्लेंट ऐसी हैं जो फुल्ली इन्वेस्टिगेट की गई हैं। वरना आप लोगों को लग रहा है कि अन्ना हजारे जी के द्वारा जब लोकपाल के बारे में बातें की गई थी, वो लोकपाल के लिए लोग सड़कों पर आ गए थे। क्या वो लोकपाल आप लोगों को कहीं देखने को मिल रहा है? इन रियलिटी आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, बस कागजों में वो लोकपाल है, कहीं ना कहीं ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि रिजल्ट ऐसा नहीं आ रहा है जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए उसको बनाया गया था। तो ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर एक तरीके से चीज़ें बन तो जाती हैं, पर लेकिन क्या वो इतनी इफेक्टिव हो पा रही हैं, ये सोचने वाली बात है, ठीक है। और यहाँ पर ये आप लोगों का हो गया। वाटर बॉडी को इंप्रूव करने, गांव में जोड़ हुआ करते थे तालाब, उनको फिर से अपग्रेड किया जा रहा है, ठीक है। इंक्रीज करना 41% रजिस्टर्ड जो यहाँ पर नंबर इन द स्टूडेंट हु विल अपीयर फॉर दिस ईयर, किसके अंदर में, CUET। ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम है। 12वीं जहाँ से भी कर लिया ठीक है, कर लिया आप लोगों ने, पर लेकिन यूनिवर्सिटी में एग्जाम एडमिशन लेने के लिए एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि कोविड-19 के टाइम पर बहुत सारे स्कूल कॉलेजों जो स्कूल्स के अंदर में पेपर हुए ही नहीं थे, तो इसलिए यहाँ पर ये सिस्टम लेकर आया गया था, ठीक है। इसको आप लोग याद रखते हैं। बात ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कितनी जजेस हैं आज की डेट में वुमेन, तो उसके ऊपर बात की जा रही है। तो बोला जा रहा है कि मोर वुमेन जजेस इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल देन द हाई कोर्ट लेवल। 35% टोटल नंबर जजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ओनली 13% है हाई कोर्ट लेवल पर। और सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिला जज हैं ये आप लोगों को बताना है। ये कौन बोल रहे हैं? ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट बोल रही है यहाँ पर, जो कि सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि आखिर महिलाओं को उनका हक क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो इसी के चलते यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें देखने को मिल रही है। ये पर्टिकुलर आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा चार्ट कि केस कहाँ पर कितने पेंडिंग है। मतलब 5 साल से भी ज़्यादा पेंडिंग केस पड़े हुए हैं 51%, 5 से 10 तक का 24% है, 19% 10 से 20, और मोर देन 20 साल से भी पुराने केस ऐसे हैं जो कि 5% केस देखने को मिल रहे हैं। तो इसको इंप्रूव करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। एक तरीके से कहीं ना कहीं हर एक लेवल पर काम करना जरूरी है। इन्वेस्टिगेशन जल्दी हो, जुडिशरी की जो वैकेंसी है उनको भरा जाए, केस को किस तरीके से क्लियर करना है उसको ढंग से देखा जाए, स्टेट लेवल पर कैसे काम होना चाहिए, इसी के साथ में CCTV के थ्रू लीगल एड, प्रिजनर किस तरीके से लेके चल रहे हैं, उनकी जेल इतनी लंबी हो गई वहाँ पर पड़े पड़े कि कहीं ना कहीं एक तरीके से उससे ज़्यादा तो मतलब उनकी सज़ा भी नहीं होनी थी जितने लंबे समय से जेल में पड़े हुए हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर काम करना जरूरी है अगर चीज़ें सुधारना चाहते हैं तो। सेंट्रल के द्वारा फॉर्म की गई कमेटी जो कि नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत साहब के द्वारा हेड की जा रही है। स्टार लगा लेना, क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो बात क्या की जा रही है कि सेंटर के द्वारा अभी जो कमेटी हेड की गई इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ताकि एक तरीके से क्या किया जा सके, सजेस्ट किया जा रहा है इनके द्वारा वे कि किस तरीके से चीज़ों को आगे लेकर चलना है। इनके द्वारा ई स्टेट जो प्रोजेक्ट है, रियल स्टेट यानी कि जो एक तरीके से ना घर बार बनाना, वो सब चीज़ें उसमें कैसे काम करना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंबर है, कई बार न्यूज़ में भी रहते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर वुमेन एक साइड में अकेली और यहाँ पर देखो पलड़ा भारी रहता है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात करते हैं। तो 5वां गोल जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं कि महिलाओं के लिए होनी चाहिए यार चीज़ें। आखिर क्यों महिलाओं को हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कराते हैं, आखिर महिलाओं को क्यों कम हम लोग आंकते हैं। तो हर एक लेवल पर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा महिलाएं प्रॉब्लम फेस करती हैं, तो उसके ऊपर काम करने की बात की जा रही है, ठीक है। इकोनॉमी के फील्ड में बात करता हूं आप लोगों से, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 8.88 लाख करोड़, ये फर्स्ट हाफ जो है फाइनेंशियल ईयर का यहां पर बात की जा रही है। ये RBI से उधार लेने की बात चल रही है। RBI के पास में पैसा आता है कमाई का अच्छा खासा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उससे पैसा मार लेती है, तो यहां पर वही पैसा मारने की बात चल रही है, ठीक है। सेबी के द्वारा अनवील कर दिए गए नॉर्म्स की बेटर डिस्क्लोजर बूस्ट द ट्रांसपेरेंसी को बूस्ट करने के लिए, तो ये अच्छे से ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो मार्केट अच्छे से काम करेगी। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा नो बोला गया कि UPI के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। मैंने बोला था नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो सारी चीज़ों को मेंटेन करता है, कनेक्ट करता है, इवन जो बैंकिंग के ATM सिस्टम है उसको कनेक्ट करके रखता है। तो उसी के तारे बात की जा रही है। तो इसमें बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, मल्टी कोऑपरेटिव जो बैंक्स हैं, इसी के साथ में रीजनल रूरल बैंक हैं, तो ये सबको किस तरीके से कनेक्ट करके चलता है। तो ये यहाँ पर बोला गया था कि UPI के थ्रू पैसा लगेगा, तो अभी वो पैसे की बात नहीं चल रही है, उसको बोला गया कि पैसा नहीं लगेगा, ठीक है।
तो इन्होंने उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया है, ऐसा बोल सकते हैं। बाकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। आप लोगों को ये बताना है इसको नेशनलाइज कब किया गया था, ठीक है, बताइएगा। पहले कोलकाता में हेडक्वार्टर था, फिर इसका ट्रांसफर कहाँ हो गया था, मुंबई के अंदर में, और तब से मुंबई के अंदर में ही है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डे है कि हिल्टन कमीशन आया था यहाँ पर जब इसको पहली बार बनाया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है। हिल्टन कमीशन के द्वारा इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई थी आरबीआई की। फिर आगे एक कानून पास किया गया, आज के दिन फॉलो करते हैं हम लोग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कानून जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके चलते फिर चीज़ें आगे बढ़ी यहाँ पर, और आज की डेट में आप लोग देख सकते हैं 1949 में इसको नेशनलाइज कर दिया गया, और फिर आगे चलकर यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया फर्स्ट टाइम एसएलआर, यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो बैंकिंग में अक्सर पूछे जाते हैं। सेबी के बारे में कोई पूछे, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बनाई तो गई थी 1988 में, पर लेकिन यहाँ पर जो इसका है जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया 1992 में, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये इसके 4 रीजनल ऑफिस भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद के अंदर में। वैसे हेड ऑफिस इसका मुंबई के अंदर में। तो फंक्शन क्या है, सिक्योरिटी मार्केट को बेसिकली एक तरीके से रेगुलेट करना, जो एजुकेट करना लोगों को इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, ताकि लोग जो है वहाँ पर कोई एक तरीके से सही से अपना पैसा यूटिलाइज कर सके, कोई गलत प्रैक्टिस वहाँ पर नए देखने को मिले उसको रोकना, और सिक्योर करना जो इन्वेस्टर होते हैं, ये इसका काम आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया कि जीएसटी एमनेस्टी स्कीम लाने की बात की जा रही है, नॉन फाइलर और इसी के साथ में स्मॉल बिजनेसर को सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके, ठीक है। नेस्कॉम के द्वारा इंडिया टेक जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज रिवेन्यू के बारे में बात की जा रही है, 40 बिलियन बोला गया कि 2030 तक का आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेस्कॉम बिजनेस से रिलेटेड ये ऑर्गेनाइजेशन है, फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। बहुत सारे बच्चे शानदार आंसर देते हैं, एक बार देख लिया करो, आप लोगों को बहुत सारी चीज जानने को मिलेगी, ठीक है। कुछ ऐसे देश जिन्होंने चैट जीपीटी को बैन कर दिया है, इटली सबसे पहला आप लोगों को यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है, चैट जीपीटी को बैन कर दिया है, जिससे यूपीएससी का पेपर भी दिलाया गया था। चैट जीपीटी भी यूपीएससी के पेपर में फेल हो गया था। अब सोचो यूपीएससी कैसा पेपर बनाती है। यूके डील कर रहा है 11 एशिया पैसिफिक नेशन को ज्वाइन करने के लिए। इस आर्टिकल को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं एक आध दिन के अंदर, तो टेंशन मत लेना। इटली गवर्नमेंट जो है वो बैन कर रही है इंग्लिश। क्या क्या बैन कर रहे हो भाई साहब, ये तो बता दो इटली वालों, क्या चाह रहे हो। इटली को देख लो तुम कहाँ पर है एक बार, ये इटली हो गई, ठीक है। तो मिर्च जैसा देश है ये ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा। बाकी यूके आप लोग जानती हो, इसके अंदर भी बवाल चल रहे हैं आज की डेट में। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है जॉर्जिया, फर्स्ट अमेरिका स्टेट बन रहा है यहाँ पर जिसने रिजोल्यूशन पास कर दिया है कंडेमिंग द हिंदू फोबिया, यानी कि हिंदुओं को देखकर फोबिया जो होता है उसके नाम पर। तो ये जॉर्जिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैप जरूर याद रखा करो कहाँ पर है, जितना ध्यान रखोगे उतने अच्छे से चीजें याद रख पाओगे। नेक्स्ट, फ्रांस के द्वारा इनवाइट किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को यहाँ पर बेसिकली बेस्टिल डे परेड के लिए। ये इनकी आर्मी परेड होती है जुलाई में, यहाँ पर इनवाइट किया जा रहा है फ्रांस के द्वारा। तो पेरिस बेसिकली आप लोगों को पता है, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, सबसे प्यारा अपना हिंदुस्तान, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट जो ब्रिटिश चैलेंजर 2 मेन बैटल टैंक है वो भाई साहब यूक्रेन के पास में जा रहा है इनका। ये रसिया का T-80 और T-90 टैंक को जो है वो मार देने वाला है। मतलब झोंक दिए हैं इन्होंने अपने सारे हथियार। सोचो आप लोग यहाँ पर, तो यूनाइटेड किंगडम जो है यहाँ पर इस तरीके से अपनी चीजें जो है यहाँ पर भेज रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरा फोकस है कि कैसे रसिया को डिस्ट्रॉय किया जाए यहाँ पर। तो ये काफी ज्यादा अभी न्यूज में देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं, जो भी है सही नहीं है, पर लेकिन याद रखिएगा चैलेंजर 2 किसका है ये। बाकी हमारी अच्छी बात यह है कि हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट भी बढ़ गया है। वैसे हम लोग खरीदने वालों में ज़्यादा रहते हैं, पर हम लोग बेचने वालों में भी आ गए हैं। तो लगभग 16,000 करोड़ का 85 देशों को हम लोगों ने अपना माल बेचा है। तो ये मुझे अच्छा लगा काफ़ी, ठीक है। नवाक जोकोविच साहब जो हैं वो फर्स्ट नंबर पर आ गए फिर से एटीपी रैंकिंग के अंदर में, लगभग 38th वीक रिकॉर्ड हाई आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर है डेनियल मेदवेदेव। तो ये 4th एटीपी टाइटल के साथ में यहाँ पर बीट किया है इन्होंने जेनिक सिनर को मियामी ओपन के अंदर में, फाइनल में, ठीक है। यूनियन स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने अच्छा काम किया कि 12 पैरा सेटलर जो हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराई जा रही है, जिससे कि आगे परफॉर्मेंस अच्छी हो सके, ठीक है। तो जोकोविच साहब हो गए और ये हो गए हमारे डेनियल साहब, ठीक है। तो स्पोर्ट के बारे में न्यूज बनती है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। आइए, कौन बनेगा छोटू करोड़पति है आप लोगों के सामने। आप लोगों को बताना है कि ऑपरेशनल लेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है यहाँ पर टोरपैक्स, ये किसके द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए या फिर इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट बात की जा रही है NAFED और NCC, ये इंटरवेंशन मार्केट के बारे में। यहाँ पर किस पर्टिकुलर चीज को लेकर इनके द्वारा मार्केट में इंटरवेंशन किया गया ताकि प्रोडक्ट सही से चलता रहे। टमाटो, व्हीट, ओनियन, पेडी, इसका भाव जो है मेंटेन रखने की बात की जा रही थी। मिलिट्री सर्विस टू द वुमेन फर्स्ट टाइम 25 ईयर हैज बीन ओपन बाय विच कंट्री, ये वेनेजुला, कोलंबिया, ब्राजील या फिर यहाँ पर इक्वाडोर। सही आंसर क्या है ये बताना है।
नेक्स्ट बात की जा रही है इलीगल माइग्रेशन बिल के बारे में, किसके द्वारा पास कंडक्ट कराया गया, यहाँ पर अभी इंट्रोड्यूस किया गया, यूके, यूएसए, जर्मनी या फिर बेसिकली फ्रांस के द्वारा। ये क्वेश्चन है सीसेट का, इसको अटेम्प्ट करना है, इसका आंसर बताया जाएगा, तब तक हम लोग देखेंगे अपनी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, आप लोग अटेम्प्ट करो इन क्वेश्चंस को। दोस्तों यहां पर बात की जा रही है नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो ये मैन मेड रिजर्व है जो कि भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट के पार्ट है। 1961 में इसको बनाया गया पंजाब के अंदर में। तो यहां पर जो शिवालिक रेंज है, फुट हिल रेंज है, वहां पर देखने को मिलेगा। इसके अंदर में कई सारे फूल पत्ती पेड़ पौधे आप लोगों को और जीव जंतु देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ पर इंडेंजर्ड इंडियन पेंगोलिन, इजिप्टियन वल्चर, लेपर्ड ये कई सारी ये प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पर, ये पर्टिकुलर प्लेस है, इंडिया और चाइनीज जो प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस 1954 में जो हुआ था वो यहीं पर ही मिले थे। तो उसके लिए भी ये काफ़ी फेमस है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको लेकर कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बात की जा रही है यहाँ पर पंजाब के अंदर में, तो देख लीजिएगा आप लोग, और भी कई सारे वेटलैंड वगैरह हैं जो कि आप लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी आप लोगों को आंसर बता देता हूं ताकि आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन आ रहे। तो इसका आंसर है यहाँ पर डी, ये है बेसिकली इंडिया। ठीक है, तो हमारे से रिलेटेड है यहाँ पर ये, तो थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलती है, इसको टोरपैक्स बोलते हैं। ठीक है, अरेबियन सी में यहाँ पर देखने को मिली नवंबर से लेके मार्च के महीने में भी। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये पर्टिकुलर क्या है, ये ओनियन के प्राइस को मेंटेन रखने की कोशिश की गई थी यहाँ पर। ठीक है, तो NAFED और इसी के साथ में जो नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उससे रिलेटेड आप लोग याद रखिएगा ओनियन का प्राइस कैसे मेंटेन रखना है। कोलंबिया एक ऐसा देश है, मैप में जाकर इसको जरूर देखना एक बार कहां पर लोकेटेड है, ताकि आप लोग याद रख सकें। इसके द्वारा अभी मिलिट्री में अपने लोगों को, बेसिकली महिलाओं को ऐड किया जा रहा है। ठीक है, इलीगल माइग्रेशन भी यूके लेकर आ रहा है, दुनिया में राज करने वाला आज के डेट में लोगों से परेशान है। देखते हैं सुधरती कैसे हैं चीजें। आंसर यहां पर सी हो गया इसका 125। एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आइए अब आप लोगों को अंग्रेज बनाते हैं, कुछ अंग्रेजी के शब्द सिखाते हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करने हैं, तो आप लोग की इंग्लिश भी इंप्रूव होती नजर आएगी। हैफ्ट का मतलब होता है बलवान, शक्तिशाली, बाहुबली अमनेंद्र बाहुबली ठीक है, तो याद रखिएगा। रिसाउंडिंग का मतलब होता है शानदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। नहीं, तैयार है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है वॉइसिंग। वॉइसिंग का मतलब है अपने आप को व्यक्त करना। ठीक है, तो एक तरीके से नहीं, कुछ भी अपने आप को एक्सप्लेन करना, जैसे मैं अपनी चीज़ें कई बार आप लोगों से शेयर करता हूं, तो अपनी वॉइस में आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। ठीक है, तो व्यक्त करना बोलते हैं। कंस्ट्रेशन क्या होता है यहाँ पर, कंस्ट्रेशन तो ये होता है एक तरीके से चिंता करना, किसी चीज़ को लेकर कंस्ट्रेन हो जाना, आप लोगों ने सुना होगा। तो उसी कंस्ट्रेन से कंस्ट्रेनेशन निकल कर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो चिंता वाली बात हो गई। नेक्स्ट है यहाँ पर कन्फर्म, एक तरीके से अनुरूप बोलते हैं, एक तरीके से कंप्लाइन करना, अबाइड करना, ओबे करना, कि हाँ कन्फर्म कर दे कि हम लोग इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन जरूर बताना, कौन सा आर्टिकल सबसे बेहतरीन लगा ये बताना, और फीडबैक जरूर देना। तो लगभग 6 क्लासेस होंगी, तो उसके लिए तैयार रहना, थोड़ा सा अपना शेड्यूल उस हिसाब से मैनेज कर लेना, ताकि चीज़ें अच्छे से मैनेज कर सको। रेगुलरली नहीं, अभी फिलहाल के लिए बस इतना है कि आप लोगों का सिलेबस सिस्टमेटिक वे में सारा कवर हो जाए, क्योंकि जितना लिमिटेड टाइम है उसमें बेहतरीन तरीके से क्लासेस कवर कराए जाएंगे, ताकि कोई भी डाउट न रहे। तो अगर सीरियस हो आप लोग तो उसको कनेक्ट कर लेना। कई सारे बच्चों ने बेसिकली कल इतने मेल किए, जिसकी वजह से मतलब, और उसको मैं सोच रहा हूँ कि उसका ऑल्टरनेटिव कुछ ढूंढता हूँ यार। ठीक है, कई सारे बच्चे लेकर उसको परेशान हो जाते हैं फिर, तो उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा हूँ। उसको अभी ओपन ही कर रखा है कोर्स को, मतलब इमोशनल भी मैसेज आ गए कई सारे कल, तो मैंने मतलब देख के मैंने कहा क्या करूँ यार, मुझे अपनी जेब से पेमेंट करनी पड़ रही है बहुत सारी चीज़ों की, आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है चीज़ें। ठीक है, चलिए कोई नहीं, खुला है। ठीक है, आप लोग देख लेना उसको, जैसे भी आप लोग करना है, अभी चल रहा है वहाँ पर, मैंने उसको बंद नहीं किया। ठीक है, तो चलिए जो भी है मैं मैनेज करता हूँ पीछे, आप लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, बाकी मैं देखता हूँ। ओके, अभी PDF वगैरह भी आप लोग की अपडेट होगी आने वाले टाइम में, उसमें कुछ हिंदी और इंग्लिश का थोड़ा सा इशू है, तो भी आप लोग का अपडेट हो जाएगा। तो टेंशन मत लेना, सारी चीज़ें आराम आराम से मिलेंगी आप लोगों को। एंजॉय करते रहिए अपने बेसिकली लेक्चर को और अपनी पढ़ाई को। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों का नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।